धन्यवाद साथियों। आप सभी का स्वागत है जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय की जमीनी आवाज की इस चर्चा में। इत्तेफाक की बात है कि आज 28 फरवरी के रोज गुजरात में हुए नरसंहार को पूरे 19 साल हो चुके हैं और आज ही की हमारी चर्चा गुजरात से जुड़ी हुई है। जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय का प्रयास है कि देश के अलग-अलग जगहों से संघर्षशील साथियों की आवाज और नजरिए को सुने और समझे। जमीनी आवाजें साप्ताहिक संवाद श्रृंखला है। हर सप्ताह हमारी कोशिश रहती है कि हम वर्तमान में मौजूद ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करें। खासकर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोशिश यह है कि हाशिए पर ढकेले गए लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए स्थान देना और उन्हें केंद्र में लाना। पिछले कुछ सप्ताहों में हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, जैसे कि उत्तराखंड में आई आपदा, महिला किसान, खतना, एफजीएम जिसको हम कहते हैं, नफरत के दौर में प्यार और कानूनी चुनौतियां वगैरह वगैरह अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज का सत्र जो आज के सत्र में जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो खास करके गुजरात में जमीनी स्तर पर स्थलांतरित जो मजदूर हैं उनके प्रश्नों को लेकर कर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं वो कई सालों से इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। मेरा नाम जोहाना है। मैं राष्ट्रीय जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय के साथ जुड़ी हुई हूँ और पूना में रहती हूँ। हमारे आज के जो साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो है मीना जाधव, मघीबेन बावरी, भारती बेन दंतानी और अशोक जी सम्राट। मैं सभी का थोड़ा परिचय पहले दे दूं। मीना जी पिछले 15 सालों से सोशल एक्टिविस्ट के रूप में कार्यरत है। शिक्षा, महिलाओं, बच्चों और युवा के साथ लैंगिक समानता, पीस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मुद्दे पर काम करती आ रही है और मजदूरों के मुद्दे के साथ पिछले 9 साल से जुड़ी हुई है, जिसमें पहले मजदूर अधिकार मंच में फेलो के रूप में जुड़ी और आज मजदूर अधिकार मंच की जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही है। उन्होंने अपनी पढ़ाई गुजरात विद्यापीठ से की है और कई सालों से संघर्ष के मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है। मीना बहन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। हमारे साथ मघी बेन जुड़ी हुई है। मघी बेन, हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ। मगी बहन पिछले 8 सालों से अपने समुदाय में एक सक्षम लीडर के रूप में उभरी है। मगी बहन मजदूर अधिकार मंच संगठन की मंत्री है। खास करके मगी बहन ने पुलिस और सरकार के सामने निडर होकर काफी बार सवाल उठाए हैं। खास करके उनकी बस्ती में जो मुद्दे हैं उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। वहां पर उन्होंने अपने स्थानीय स्तर पर आगेवानी भी लेकर अलग-अलग पुलिस हो या अलग-अलग अफसरों के साथ उन्होंने बातचीत, चर्चा और संघर्ष किया है। मही बहन के साथ हमारे साथ भारती बहन भी जुड़ी हुई हैं, जो भी समुदाय के साथ काम करती है। पिछले 7 सालों से वो मजदूर अधिकार मंच के साथ जुड़ी हुई है। भारती बहन की खासियत ये है कि खुद उन्होंने पढ़ाई कम की है, लेकिन कोशिश ये कर रही है कि उनके खुद के बच्चे और उनके आसपास जितने भी समुदाय में बच्चे हैं उन्हें पूरी तरीके से शिक्षा प्राप्त हो और शिक्षा तक उनकी पहुंच बनी रहे। आप भारती बहन और मघी बहन, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है इस पूरे सत्र में। एडवोकेट अशोक सम्राट जो हमारे साथ जुड़े हैं आज। अशोक जी संविधान अधिकार कर्मशील के रूप में अपने आप को पहचानते हैं। पिछले 20 सालों से मजदूरों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, वंचित समुदाय के मुद्दे पर कानूनी हस्तक्षेप करते आ रहे हैं और अपने आप को बहुजन नेता के रूप में भी देखते हैं। कई संस्थाओं, संगठनों के साथ उन्होंने अलग-अलग ओहदों पर काम किया है, जैसे कि
फिलहाल मजदूर अधिकार मंच में भी वो कई सालों से जुड़े हैं। भारतीय संविधान अधिकार ज्ञान सभा, गुजरात दलित संगठन, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी फेडरेशन, युवा भीम सेना, युवा भीम आर्मी और जय भीम युवा सेना और संविधान सेना, अभियान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, गुजरात असंगठित मजदूर अधिकार मंच, पश्चिम भारत मजदूर अधिकार मंच, इन सभी विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के साथ इनका जुड़ाव रहा है। अशोक भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पूरी चर्चा में। इस चर्चा को आगे ले जाने से पहले थोड़ी सी अगर हम बातचीत करें कि मजदूरों के मुद्दे पर पिछले 1 साल में बहुत सघन रूप से चर्चाएं पूरे देश भर में हुई। खास करके हमने देखा कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद जो परिस्थिति हुई, सभी मजदूरों को हमने, स्थलांतरित मजदूरों को हमने सड़कों पर देखा, लाइव टीवी पर देखा, बहुत सारे लोगों ने इस पर चर्चाएं रखी, बहुत सारे लोगों ने इस पर बातचीत और मजदूरों के मुद्दे जैसे हाशिए से पूरी तरीके से केंद्र में आ गए और उस पर चर्चाएं हर ओर से इस पर चर्चाएं बनने लगी। और बात वहां तक सीमित नहीं है कि मजदूरों के मुद्दे उस वक्त उभर के निकल कर आए और उसमें किसी भी तरीके से समाधान आया। मुझे लगता है कि फिलहाल की परिस्थिति जो है उसे जानना भी जरूरी है। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लॉकडाउन के बाद हमें क्या परिस्थिति देखने मिली है, कई अलग अलग विभिन्न जगहों से हमें सुनने मिल रहा है। हाल ही में गुजरात में 15 फरवरी को जब अहमदाबाद शहर में जब एक कोशिश की गई, कुछ बुनियादी मुद्दों के ऊपर कुछ मांगे लेकर जब संगठन के लोग गए, कई संगठन उनके साथ जुड़े, तो वहां पर जो उनके साथ अत्याचार हुआ, पुलिस के द्वारा हिंसा हुआ, तो वहां पर हमें देखने भी मिल रहा है कि किस तरीके से आज भी संघर्ष जारी है और संघर्ष की बहुत संघर्ष का रूप भी बहुत अलग अलग तरीके से उभर कर आया है और हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर मुद्दे और भी विकट हो चुके हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे सभी पैनलिस्ट को सबसे पहले निमंत्रित करती हूँ और NAPM की तरफ से आपका सभी का स्वागत भी करती हूँ। और मैं मीना जी से पहले रिक्वेस्ट करूंगी शुरुआत करने के लिए। मीना जी, आप काफी सालों से गुजरात में काम कर रही हैं, आपने कई मुद्दों पर, खास करके मजदूरों के मुद्दों पर काम कर रही हैं। लॉकडाउन के दौरान भी आपने काम किया, उससे पहले भी है और फिलहाल भी, जैसे आज सवेरे जब मेरी आपसे बात हुई तो अब आप मजदूर नाका से ही लौट कर आ रही थी। तो आप अगर हमें थोड़ा सा एक बताने की कोशिश करें कि फिलहाल की जो पूरी परिस्थिति है किस तरीके से विकट हो गई है, क्या मुद्दे हैं गुजरात राज्य में और खास करके स्थलांतरित मजदूरों के मुद्दे क्या है जो गुजरात में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के खुद ही अलग अलग जिलों से भी स्थलांतरित होकर आते हैं। मीना जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं NAPM के हमारी जो टीम है और उन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें जमीनी संघर्ष करने वालों के लिए एक उनकी आवाज लोगों तक पहुंचाने का एक जो जरिया बनाया है, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करती हूँ। दूसरी बात कि आज जो हमारे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर है, जो स्थलांतरित मजदूर है, तो उनके बारे में बोलने का एक मौका मुझे जो दिया है, तो सबसे पहले मजदूर अधिकार मंच जो है उसको लेके थोड़ी सी एक बात किया जाए, क्योंकि मजदूर अधिकार मंच जो है लास्ट 12 साल से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर है, ज्यादातर जो मजदूर अलग अलग स्टेट से भी आते हैं और विद इन द स्टेट से भी है, पर सबसे बड़ी गौर करने वाली बात जो है उसमें ये है कि सारे के सारे जो मजदूर है वो तकवंचित समुदाय से है, दलित, आदिवासी है, OBC है, माइनॉरिटी है, जो लोग ज्यादातर मजदूरी वाले काम में जुड़े हुए हैं। मजदूर अधिकार मंच 12 साल से मजदूरों के साथ काम करते हैं, उसमें 4 यूनिट है। देखा जाए तो गुजरात वाइब्रेंट गुजरात है, मेगा गुजरात है,
अभी देखा जाए तो बुलेट भी अहमदाबाद में आ रही है। तो एक विकास हो रहा है गुजरात का, पर किसके बलबूते पे विकास हो रहा है वो भी एक देखने और समझने जैसी बात है। हमारे 4 यूनिट है अलग अलग, जैसे नॉर्थ में हमारा एक कड़ी यूनिट चलता है, दूसरा मिडल और मेन जो यूनिट है वो हमारा अहमदाबाद में है, साउथ में सूरत में यूनिट है, और सूरत और डांग में हमारा एक 2 यूनिट चलता है, और एक यूनिट जो हमारा है ईस्ट मतलब दाहोद डिस्ट्रिक्ट में है। दाहोद और डांग वो दोनों ऐसे यूनिट है जहाँ पे सोर्स, जहां से सबसे ज्यादा मजदूर जो है माइग्रेशन करके गुजरात में आते हैं। और जो जगह है जैसे कड़ी है, अहमदाबाद है, सूरत है, वो सब डेस्टिनेशन है। सबसे ज्यादा जो मजदूर अधिकार मंच जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के साथ काम करता है उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क है, भात की खेती में जो मजदूर काम करते हैं ज्यादातर उसको सैर क्रॉपर बोलते हैं, पर वो बॉन्डेड की ही डेफिनेशन में आते हैं। दूसरा जिनिंग मिल में जो मजदूर काम करते हैं, गन्ना कटाई में जो मजदूर काम करने के लिए आते हैं, कॉटन में सबसे ज्यादा बाल मजदूर जो आते हैं उसके साथ भी हमने काम की शुरुआत की थी। अ, हमने जो कोशिश की है और जितने मजदूरों के साथ हमारा एक रिश्ता बना है उसमें पाया गया है कि सबसे ज्यादा मजदूर जो है हमारी आदिवासी और गुजरात के जो सटे हुए इलाके हैं, जैसे गुजरात में दाहोद, पंचमहाल, महिसागर है, जो गुजरात की पूर्व पट्टी है, उसके पास में जो और मध्य प्रदेश का झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, और राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ साथ जो गन्ना कटाई में सबसे ज्यादा जो मजदूर आते हैं वो महाराष्ट्र के नंदुरबार और दुलिया डिस्ट्रिक्ट से है। तो इन ऐसे मजदूर जब वहां से यहाँ आते हैं, और हमने सबसे ज्यादा ये पाया है कि ये निर्माण क्षेत्र में मजदूर हो, चाहे भाग की खेती में हो या गन्ना कटाई में हो या कॉटन सीड के लिए, वो सारे के सारे मजदूर अपने परिवार के साथ पलायन होके गुजरात में आते हैं। तो इन मजदूरों का बहुत ज्यादा अपना मतलब परिवार के साथ आके गुजरात में रहना और बसना अपने आप में एक पड़कार के तौर पे होता है। और गुजरात में अगर मजदूरों के साथ काम करके देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल या जो जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो है पहचान की राजनीति है, क्योंकि मजदूर के साथ कास्ट और क्लास दोनों देखा जाता है। तो हमने ये देखा है कि ये मजदूर जब वहां से अपने यहाँ से जब आता है तो उनके पास एक तो अपना रुकने के लिए एक घर नहीं होता है कि भाई वो जाके कहाँ रुकेंगे। तो सारे के सारे जो मजदूर है या तो बड़े बड़े पुल फ्लाईओवर जो है उसके नीचे झुग्गी झोपड़ी बांध के रहते हैं, खुले प्लॉट में रहते हैं, या रेलवे की जो ट्रैक है उसके इर्द गिर्द अपने झोपड़ मतलब खुले में झोपड़पट्टी में बांध के रहते हैं। कभी कभी तो हमने ये भी देखा है कि खुले में जब वो मजदूर रहते हैं तो वो मजदूर एक पोटला की तरह अपनी लाइफ होती है, जो एक सुबह होते ही वो पोटले में अपनी लाइफ को बंद करते हैं, रात को आके उसको निकाल के खाना वाना अपने बच्चों के साथ मिलके खाना और फिर रुकना, यही होता है। हमारे साथ जो मजदूर है हमने देखा है कि अहमदाबाद के अंदर ही 100 से ज्यादा नाका है, जो चौक चौक भी बोलते हैं जिसमें कड़िया मजदूर आते हैं। तो वो मजदूर की संख्या जो है लाख से ज्यादा है। मैं सिर्फ निर्माण क्षेत्र के जो मजदूर है उनकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा भात की खेती और क्षेत्र में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर जुड़े हैं वो एक अलग मसला है। और सबसे बड़ी चैलेंजेस जो है मजदूरों के साथ काम करते हुए कि मजदूर जहां पे भी रहता है, वैसे हमारी मगी बहन और भारती बहन बहुत सालों से गुजरात में रह रही है, वो भी अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जब मजदूर अधिकार मंच की शुरुआत की थी तो मुझे एक शेर याद आता है, उसमें कहा गया है कि अकेले चले थे जानी में, अकेले चले थे जानी में, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। उसी तरीके से हमारे मजदूर साथी जो है अलग अलग बस्तियों में जो बसने वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते गए, और मजदूर अधिकार मंच आज है मतलब 12 साल के एक संघर्ष जद्दोजहद के बाद एक संगठन के तौर पे अभी अपना संघर्ष कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो है इसमें ये है
कि जो मजदूर हमारे जो साथी जहां पे भी रहते हैं, चाहे 10 साल से है, 12 साल से है, विकास के नाम से उनको हटाया तो जाता है, पर वो जहां रहते हैं उसको नोटिफाइड स्लम नहीं माना जाता है। जब उसको नोटिफाइड स्लम नहीं मानते हैं तो उनके लिए रहने की उनके जो प्राइमरी सुविधा, मैं भारत का या गुजरात का एक नागरिक हूँ और मुझे कुछ सुविधाएं तो एक नागरिक के तौर पे मुझे मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। उसके बारे में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा संघर्ष हमारे जो साथी भारती बहन और मग्गी बहन है वो उसमें विस्तृत बताएंगे और मैं उसमें जोड़ूंगी। पर एक है आवाज, हम पीछे से जद्दोजहद कर रहे हैं और जोहन्ना जी ने बताया कि 15 फरवरी को एक बहुत बड़ा हमारा मतलब संगठन में हम हमारी मांग को लेके गए थे। हमारा कोई पॉलिटिकली ऐसे कोई पॉलिटिकली हमारे पीछे कोई पावर या ऐसे नहीं था। हम एक नागरिक के तौर पे हमारे बंधारण ने, हमारे संविधान ने हमको जो हक दिया है, उस हक के तहत करीबन 1200 से ज्यादा लोग जो मजलूम है, जो तकवंचित समुदाय से है, वो लोग अपनी बात रखने के लिए गए थे और उसमें जो जिस बर्बरता से सरकार ने, वहीवटी तंत्र ने जो व्यवहार किया, सही में लगता है कि हम कौन सी लोकशाही में जी रहे हैं। तो ये चीजें हमको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो निर्माण क्षेत्र के जो मजदूर है, तो उसके लिए सरकार ने एक बोर्ड बनाया है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन बोर्ड। तो उसमें मतलब ये भी पाया गया है कि जो सही में कड़िया मतलब निर्माण क्षेत्र के जो मजदूर है, उनके लिए उनके लिए कोई सुविधा या इजी तरीका ही नहीं है। पहले तो बोले कि आप तीन मंथ का किसी के साथ काम किया है तो उसका प्रमाण पत्र लाओ, कोई आपको प्रमाण पत्र लिख के दे। पर संगठन ने, मजदूर अधिकार मंच ने बहुत जद्दोजहद के बाद हमने देखा कि वो जो मजदूर है उनको मतलब स्व प्रमाणित एक सर्टिफिकेट देके रख के फॉर्म भर के अभी वो मतलब अपने आप को पंजीयन करवा सकता है। पर पंजीयन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी और एक अनपढ़ जो मजदूर साथी है हमारे, उसके समझ में आए ऐसा मुझे लगता है कि उसमें काफी दिक्कतें हैं। अभी ये भी है कि गुजरात सरकार का जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन बोर्ड है, उसमें 3,000 से 3,500 करोड़ रुपया है जो मजदूरों के हक और अधिकार के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। उसको सरकार जो है, जैसे अभी स्थलांतरित माइग्रेशन जो मजदूर हुआ, जो एक पूरी एक घटनाक्रम हुआ लॉकडाउन के दौरान, उसमें उन मजदूरों के लिए गुजरात सरकार ने 250 करोड़ रुपया उसमें से एलोकेट किया। पर सही में जो मजदूर है, जो स्थलांतरित है, उनके लिए उनके तक तो वो राशि पहुंची ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं। बेसिकली मजदूर अधिकार मंच जो है, हम ये चाहते हैं कि आज हमारे देश की जो राजनीति है, उसमें अगर राजनीति हमारा भविष्य तय करती है तो भविष्य की राजनीति हमको तय करनी पड़ेगी। एक मजदूर साथी के तौर पे और मजदूरों के साथ काम करते हुए हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा मजदूरों का एक सक्षम एक संगठन हो, हमारी राजनीतिक एक ताकत हो, हम सब लामबंद हो, तो शायद हमारे जो हक और अधिकार है वो हम आसानी से हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो ही आगे जाके हम कुछ कर पाएंगे। यही मुझे कहना था। आगे मेरे और साथी है वो भी जोड़ेंगे और भी हम मतलब जब मग्गी बहन और भारती बहन बात करेंगे तब उनके साथ भी जोड़ेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया मीना बहन, आपके पास हम फिर से आएंगे, लेकिन बहुत अहम मुद्दे आपने जो उठाए, एक तो जो आपने बहुत पहचान की राजनीति के बारे में जो बातचीत की और विभिन्न तरीके के अलग-अलग विभिन्न जो हमारे मजदूर गट है और उनकी परिस्थिति क्या है, आपने स्टेट के द्वारा की गए अत्याचार के बारे में भी थोड़े जानकारी देने की कोशिश की और किस तरीके से पूरा ये जो प्रोसेस है BOCW
PSW का जटिल प्रोसेस है कि हम रजिस्ट्रेशन कितनी मुश्किल से होती है, और बुनियादी जो मुद्दे हैं उनके, यहाँ शहर में रहना और शहर में जो बुनियादी मुद्दे तक उनकी पहुंच है वो भी कितनी मुश्किल है, उसके बारे में आपने थोड़ी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी से मेरा अगला सवाल है, और अशोक जी, आप कई सालों से, पिछले 20 सालों से विभिन्न वंचित वर्गों के साथ काम कर रहे हैं, और अगर हम खास करके मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा आज कर रहे हैं, पूरे शहरी क्षेत्र में जो मजदूर है, खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो हैं, उनकी मुद्दों पर जब आप कानूनी हस्तक्षेप करते हैं, आपने काफी केसेस किए हैं, तो इन कानूनी हस्तक्षेप के दौरान आप किस प्रकार की परिस्थिति है वहां पर, क्या चैलेंजेस आपके वहां रहे हैं, थोड़ा अगर आप आपके अनुभव से हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। थैंक यू जोहाना बेन, सॉरी, थैंक यू नापम, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया। ग्रास रूटर्स जो लोग हैं और जमीन स्तर पे काम कर रहे जो लोग हैं, और इस जन आंदोलनों में जुड़े सभी साथी, बड़ा एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। एक्चुअली मीना जी ने काफी सारी बात सांगठनिक तौर पे तो सभी के सामने रखी है, और मजदूर अधिकार मंच जो हमारा खास करके अहमदाबाद, सूरत, डांग, कड़ी, महिसागर, छोटा उदेपुर, दाहोद और दूसरे ऐसे इलाकों में जो काम कर रहा है, खास करके हमारे पास जो काम करने के जो सेक्टर है वो जो एग्रीकल्चर, शुगर केन वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, ब्रिकलिंग वर्कर्स है, कॉटन शीट वर्कर्स है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर यानी कि खेत मजदूरों के जो केसेस आते हैं, उसमें थोड़ी बात करूं कि गुजरात या देश में एग्रीकल्चर वर्क, जो खेत मजदूरी, यानी कि गुजरात में एक प्रथा चल रही है, उसका नाम है भाग की खेती। तो भाग की खेती जो है वो देश में एक प्रचलित प्रथा है जो चली आ रही है सदियों से, जिसमें मजदूरों को 25%, 30% या 35% का भाग होता है। और गुजरात के खास करके सौराष्ट्र और गुजरात में ये अवाज નથી આવતો તમારો બરાબર, તમે સહેજ થોડુંક જોર, હા, જોરમાં અવાજ નથી આવતો, કદાચ કનેક્શનનો પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે વિડિયો બંધ કરીને કહેશો તો વધારે બેન્ડવિડ્થ આવશે અને ક્લિયર અવાજ આવશે, ટ્રાય કરી જુઓ, કેમ કે લાઈવમાં ત્યાં તકલીફ પડશે। हाँ, अभी बोलिए फिर देखेंगे। हाँ ओके। हाँ अब आवाज, हाँ अभी आ रही है, आप बोलो, आप बोलिए। अच्छा जोहाना, अब मैं मेरी बात फिर से करता हूँ कि गुजरात में खास करके खेत मजदूर है, जो मजदूर सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में ज्यादातर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। मीना बहन ने जो बताया, खास करके मध्य प्रदेश, छोटा उदेपुर, दाहोद और दक्षिण राजस्थान के कुछ भागों से कुछ मजदूर एग्रीकल्चर में जाती है। सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात की, और नॉर्थ गुजरात में खास करके कॉटन शीट में जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो केस आते हैं वो खास करके वुमन हैरेसमेंट है, और जो एट्रोसिटीज के जो केसेस है, और पेमेंट ऑफ वेजिस, मिनिमम वेजिस, और दूसरे अन्य जो केस है लेबर लॉस के तहत हमारे पास केस आते हैं। खास करके उसमें महिलाओं के साथ उत्पीड़न के भी मामले हमारे सामने आते हैं। और बाकी खेती जो मैंने बताया कि बाकी खेती का 25% या 30% कुछ तय होता है, उसका कोई लिखा पढ़ी कुछ होता नहीं है। मजदूरों को सिर्फ कुछ मजदूरी भुगतान कर देते हैं, उसकी कुछ डायरी होती है जो मालिक रखता है उसके पास, उसमें वो लिखा पढ़ी कर देता है। लेकिन अंत में जब फाइनल स्टेज पे जब मामला आता है कि हिसाब करने की जब बात आती है, तब मालिक यानी कि जो खेत मजदूर है, यानी कि जो बाकी खेती में जो मजदूर है, उसको परेशान करता है, हैरेस करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, या किसी ना किसी प्रकार से उल्टा उसके ऊपर पैसा निकलता है और मजदूरी भुगतान नहीं करता है। एक तो ऐसे हमारे पास केस आते हैं, और ऐसे ही केस हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्क्स में आता है, क्योंकि जो साइट्स अहमदाबाद में जो बड़ी बड़ी है, या कंस्ट्रक्शन कार्य जो बड़ी संख्या में चल रहा है, उसमें मजदूर का गिरकर मरना, एक्सीडेंट से मरना, या उसका मजदूरी भुगतान नहीं होना, या उसको मिनिमम वेज नहीं मिलना, ऐसे केस हमारे पास आते हैं।
और ऐसे ही ब्रिक लेन में है जो ईंटों के भट्ठे जो अहमदाबाद के आसपास में, जैसे अडालज है, उवारसद है, छठियाड़ा है, महसाणा डिस्ट्रिक्ट जो है, धोलका है, वहां पे बड़ी संख्या में ईंटों के भट्ठे, वहां पे बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की मजदूर आती है और उनको मजदूरी भुगतान के और बॉन्डेड लेबर के कुछ इश्यूज आते हैं कि उनको एडवांस देकर उनको वहां पे लाया जाता है, उनको हेरेस किया जाता है, मालिक उनको जबरन रोके रखता है और उनको घर पे जाने नहीं देता है। ऐसे भी हमारे पास केस आते हैं। तो हम जब हमारे पास किसी भी प्रकार का केस आता है, जो एग्रीकल्चर का हो, शुगर का हो, कंस्ट्रक्शन का हो या ब्रिकलिन का हो, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है, हम गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर जो होता है जीएलओ, हम उसमें एक ज्ञापन दे देते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं और हमें लगता है कि इसमें जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होने वाली है, हम पुलिस में भी एक एप्लीकेशन की कॉपी देते हैं। जो टाइप ऑफ वर्क जो है उनका, और खास करके जो जीएलओ में हम पुलिस में जाते हैं, उससे पहले हम मालिक से बात भी करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि मजदूरों का सेटलमेंट हो, लेकिन मजदूरों का सेटलमेंट न होने की वजह से हम जेलों में, पुलिस में जाते हैं और हमें उनके खिलाफ जो भी आईपीसी और लेबर लॉज है या आईपीसी की कुछ धारा, एट्रोसिटी एक्ट के तहत हमें मामला दर्ज करवाते हैं। और ज्यादातर तो अब संभावना ये रहती है कि गुजरात जो है वो एक्चुअल गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात तो अब नहीं रहा, उसको मैं माइग्रेंट गुजरात कहूंगा। काफी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर का यहाँ पे आना और यहाँ पे जो लॉकडाउन की भयंकर परिस्थिति में उनके साथ जो प्रताड़ना, यानी उनको जो यातना दी गई, उनको चलकर घर जाना पड़ा। गुजरात हाईकोर्ट में एक सुओ मोटो भी फाइल हुई, हमारे साथी रमेश जी भी उसमें एज ए मजदूर अधिकार की मंच की वजह से इंटरवेंशन किया, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ये आंकड़ा तय नहीं कर पाई कि कितनी संख्या में मजदूर पलायन करके गुजरात में आते हैं या सूरत में या गुजरात के अन्य भागों में फंसे हुए हैं या उनको घर भेजा गया है, वो भी आंकड़ा उनके पास नहीं था। तो जो हमारे पास केस का जो केस के जो प्रकार से केस आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ के मान लो केस आते हैं, तो उसमें मालिक जो है वो बहुत सामंती होते हैं गुजरात के पॉलिटिकल और पुलिस और काफी अन्य मजबूत पावरों से लेस होते हैं। और जब उनके सामने हम खड़े भी रहते हैं तो पुलिस प्रशासन या सभी लोग उनकी ही तरफदारी में व्यस्त और मस्त रहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी जो संगठन की जो टीम है, यानी हमारे जो लोग हैं, जो मजदूर भी हमारे साथ जो होते हैं, हम उनको मोटिव भी करते हैं और हम मजबूती से पुलिस स्टेशन में या जो भी अथॉरिटीज है मजबूती से उनके लिए आवाज रखते हैं। हम कोशिश में ये रहते हैं कि जल्द से जल्द उनका सेटलमेंट हो या उनकी याचिका हो। जैसे कि कुछ केस पॉक्सो या वुमन एट्रोसिटी के आते हैं तो हम उसमें कतई कोई सेटलमेंट नहीं करते हैं, हम उसमें सीधा आईपीसी के तहत मामला ही दर्ज करवाते हैं और कोर्ट में वो फैसले काफी समय से लंबित भी है और अभी चल भी रहे हैं और कुछ पेंडिंग भी है। और कुछ मजदूर जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर है और ईंट भट्ठों में या कहीं भी वो फंसे हुए हैं, तो हम उनको एसडीएम या कलेक्टरेट से पुलिस में ज्ञापन देकर उनको रिलीज भी करवाते हैं। लेकिन हमारे वाइब्रेंट जो गुजरात है, जिसको माइग्रेंट गुजरात में कहूंगा, वहां पे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू नहीं कराया जाता है। अगर रेस्क्यू कराया भी जाता है तो उनको बॉन्डेड एबॉलिशन एक्ट के तहत उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। और ऐसा ही मामला एग्रीकल्चर में भी रहता है। एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ जो लेबर है वो सब बॉन्डेड ही है। जब हम गवर्नमेंट को और इनको ये बताते हैं कि इनका पंजीयन नहीं है या इनका कोई भी किसी भी प्रकार का लेबर लॉज के तहत, नोटिफिकेशन के तहत इनका कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है, लेकिन कमनसीबी ये है कि लेबर डिपार्टमेंट, जिसको हम श्रम विभाग को बोलते हैं, वो यहाँ पे गुजरात में तो बिल्कुल बेशर्मी बन गया है। और इनको तो मजदूरों के अधिकार की या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की या उनके ह्यूमन राइट्स की बात आती है, तब हमेशा उनका जो पक्ष है ना मालिकों की तरफदारी में ही रहता है। लेकिन पुलिस में और कुछ महकमे में अगर हम प्रेशर डेवलप करते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है। और हमने काफी बड़े बड़े केस सेटल भी करवाए हैं और काफी हमने बड़ी संख्या में मजदूरों को पैसा भी दिलाया है, मजदूरों को रेस्क्यू भी कराया है। हमने गुजरात से काफी सारे लोगों को अपने लॉकडाउन में अपने घर जाने के लिए हमने व्यवस्था भी करी है। और हमारी ये कोशिश रही है कि जो भी केसेस हमारे पास आते हैं उसमें हम केस का प्रकार किस तरीके का है, उसमें प्रताड़ना किस तरीके की है, मजदूरी भुगतान का मामला है या पेमेंट
ये मिनिमम वेज का मामला है या बॉन्डेड लेबर का मामला है या पॉक्सो का है या वुमन एट्रोसिटी का है या किसी भी प्रकार का जो मामला है, हम पहले फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, हमें लगता है फिर हम उसके सामने आगे बढ़ते हैं। और खास करके मीना जी ने तो बताया बस्ती का जो मामला गुजरात में, ये जो खास करके बड़ी तौर पे अभी उभर के आया है। बस्तियों में ये लोग जो बुलडोजर लेकर आ जाते हैं, डिमोलिशन कर देते हैं और ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, उसके लिए भी हम अभी दो टाइप की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम रास्ते की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आपने अभी देखा ही होगा कि कितना ब्रूटल एट्रोसिटी पुलिस ने किया और मजदूरों के ऊपर, बस्ती के लोगों के ऊपर। और दूसरे एक छोर पे हम गुजरात हाई कोर्ट में भी हम इस मामले को लेकर गए हैं। ये हमारे खास करके केस की रणनीति रहती है। अभी मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ सिर्फ 2-3 मिनट में कि अहमदाबाद का जो, गुजरात का जो कैपिटल है गांधीनगर, वो गांधीनगर के जो मेयर है, उनके मेयर के पति है, उनके वो बहुत बड़े बिल्डर है और उन्होंने काफी बड़ी इमारत बना के रखी है। उसमें एक मजदूर जो दाहोद का ट्राइबल जो मजदूर लड़का था 17 ईयर ओल्ड, उनकी वहां पे दबने से मौत हो गई। वहां के सुरक्षा या सेफ्टी के और दूसरे संसाधन नहीं थे, उनकी वहां दबकर मौत हो गई। और उनके एक बड़े रिश्तेदार गुजरात पुलिस में काफी आला अफसर थे, लेकिन वो एफआईआर नहीं करवा पाए और उन्होंने वो मामला हमें यूनियन को बताया और यूनियन के साथी हमारे दिनेश जी, रमेश जी, हम और दूसरे भी साथियों ने हमें वहां पे पुलिस स्टेशन सेक्टर 7 में डटकर सामना किया। और जो घटना 6 महीने पहले घटी थी, उसकी हमने 6 महीने के बाद आईपीसी 304 के तहत हमने मामला दर्ज करवाया गांधीनगर सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में। और हमने उसमें जब मजदूर मृतक जो एज ए ट्राइबल कम्युनिटी का था, तो हमने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी उसमें सेक्शन 325 के तहत मामला दर्ज करवाया। आज भी वो कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें जो मालिक केतन पटेल यानी मेयर पति जो सेशंस कोर्ट में, हाई कोर्ट में इंटीम बेल के लिए बार बार गए, लेकिन हमने उनकी बेल भी रिजेक्ट करवाई और अभी भी वो फरारे है, यानी कि पुलिस में हाजिर नहीं हो रहे, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है। लेकिन हमारी ये कोशिश थी, हम उसमें एफआईआर करवा पाए। ऐसे काफी सारी 304 के तहत हमने एफआईआर करवाई है गुजरात में और काफी सारे ऐसे मामलों में भी हमने मजदूरों को मजदूरी भुगतान भी कराया है। और दक्षिण में सूरत की मैं जो बात करूं, डांग सूरत में, तो वहां भी हमने जो शुगर कैन वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हमने काफी सारे उनके मजदूरी भुगतान किए या उनको मजदूरी में वृद्धि नहीं हो रही थी, तो मजदूरी में हमने वृद्धि भी करवाई। हमारी काफी स्ट्रॉन्ग टीम है सूरत में। ऐसे ही हमारी टीम दाहोद में भी स्ट्रॉन्ग है, दाहोद में भी, हमारे छोटे उदयपुर में भी स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन हम कोशिश में ये रहते हैं कि हमारे पास जब केस आते हैं तो हम एज ए केस टीम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और हम ये कोशिश में रहते हैं कि हम उस केस में मजदूरों को कैसे जल्द से जल्द किस तरीके से हम उसको लाभ दिलवा पाए और वही रेमेडी से हम आगे चलते हैं। लेकिन गुजराती में एक मैं जोवाना कहवत कहना चाहता हूँ कि ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग मॉल ने रस्ता, बाग बगीचा पुल शहर थी विकसता। ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग मॉल ने रस्ता, बाग बगीचा पुल शहर विकसता। બાંધકામ તો છે વિકાસનો પાયો, પણ મજૂર છે બાંધકામનો પાયો। શહેરનો કેવો સુંદર લાગે ચહેરો, આ કારીગર અને મજૂર વિના અધીરો। આ એકચ્યુઅલી મજૂરોની આજ દયનીય પરિસ્થિતિ છે આ માઇગ્રન્ટ ગુજરાતમાં। અને મને આ બહુ મોટી તક આપી એ બદલ હું નાપમનો અને બીજા બધા સાથીઓનો આભાર માનું છું। થેન્ક યુ। थैंक यू अशोक भाई। अशोक भाई ने जो अंत में जो गुजराती में कहा, मैं उसके बारे में कहूंगी थोड़ा संक्षिप्त में। वो कह रहे हैं कि कविता थी और कविता का सारांश यही है कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बाग बगीचे हैं जो शहर के विकास के लिए बनाए गए हैं, शहरी विकास के लिए बनाए गए हैं और शहरी विकास के मूल में है मजदूर, लेकिन मजदूरों की कोई कीमत नहीं है। इसके संक्षिप्त में अशोक ने ये कहा। जो मुद्दे जो अशोक जी ने बहुत अंडरलाइन करने की कोशिश की मीना जी के
सत्र के बाद वो यही थे, सुरक्षा के संबंध में बहुत गहराई से उन्होंने बात करने की और कानूनी हस्तक्षेप, क्योंकि मजदूर अधिकार मंच के माध्यम से इतना कानूनी हस्तक्षेप हो रहा है, उस कानूनी हस्तक्षेप में फिलहाल जो व्यवस्था है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का व्यवस्था हो, वहां पर आज भी संघर्ष करना पड़ता है एक मजदूर को अपने अधिकार लेने के लिए। तो शुक्रिया अशोक जी, हम फिर से आपके पास आएंगे और आपने बहुत अहम सवाल भी उठाए हैं, उस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे। આપણી સાથે મગીબેન અને ભારતીબેન, સંભળાય છે તમને મારો અવાજ? ઓકે, મગીબેન અને ભારતીબેન, અત્યારે આપણે મીનાબેન અને અશોકભાઈએ મજૂર અધિકાર મંચ શું કામ કરે છે અને કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ હાલમાં છે એના વિશે આપણને જાણકારી આપી, અને ખાસ કરીને અશોકભાઈએ કાનૂન આપણે શું કહેવાય કોર્ટ કેસીસના સંબંધમાં જાણકારી આપી, અને મીનાબેને પૂરી પરિસ્થિતિ સ્થળાંતરિત મજૂર જે બીજા રાજ્યોમાંથી આપણા રાજ્યમાં આવે છે અને રહે છે એમની શું પરિસ્થિતિ છે એના વિશે અમને થોડી જાણકારી આપી છે। અને તમે જોડાયેલા છો, સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છો આટલા વખતથી, અને તમે પોતે આ પરિસ્થિતિથી વાકેફ છો, તો તમે પોતાનો તમારો થોડો અનુભવ અમારી સાથે જો મૂકવા માંગશો તો અમને સારું લાગશે। તમે ગુજરાતીમાં બોલશો એનો કોઈ વાંધો નથી, હું એનું અનુવાદ કરી રહીશ। मैंने हमारे बाकी साथियों के लिए मगीबेन से थोड़ा सा उन्हें, हेलो, मगीबेन से और भारतीबेन से ये गुजारिश की है कि क्योंकि वो संघर्ष के साथ जुड़ी हुई है तो अपने कुछ अनुभव हमारे साथ रखे। उन्हें थोड़ा सा एक ब्रीफ भी दिया कि अशोक जी ने और मीना जी ने क्या बातचीत की। તમે બોલી શકો છો મગીબેન અને ભારતીબેન? हाँ, पहला तो हम सबने हमारा तरफ थी, वस्ती तरफ से मीनाबेन, पसी प्रीतिबेन, अशोक भाई, रमेश भाई, बलवंत भाई ने बहुत आभार मानु छू कि आटला सुधी अमने पहोंचाड्या અને અમને આટલી બધી હિંમત આપી। મજૂર અધિકાર મંચ સાથે જોડાયા પછી અમને બહુ જ હિંમત આવી। અને આના પહેલા જ્યારે અમે નતા જોડાયા હતા એના પહેલા અમારી પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ હતી, અમારું કોઈ નહીં સાંભળતું। આમ જાણે કચરાના જેમ તો સરકાર આવતી તોય અમને હટાવતા, આવતા જાવતા લોકો આવતા ને તોય અમને બહુ ઘણું બધું સંભળાવતા ને અમને બોલવાનો પણ અધિકાર નતો। પણ અમે મજૂર અધિકાર મંચ સાથે જોડાયા પછી અમને પણ થોડો જીવાનો અધિકાર મળ્યો ને જીવાની ઉમંગ બી જાગી કે ભાઈ આપણે થોડા રૂપિયામાં ચાર અને ભર માણસ ગણાઈએ ને આવી રીતે અમને થોડું વ્યવસ્થિત બેસવાને ઉઠવાને તમારા સાથે જેવા મળવાના અમારા ભાગ જાગ્યા મજૂર અધિકાર મંચ સાથે જોડાયા પછી। આના પહેલા તો અમને કચરો તો તોય પણ કચરાનો થોડો પેલું ખેતીમાં નાખવા માટે એ પણ માણસની કઈ કદર નથી પહેલા તો, એવી પણ અમારી પરિસ્થિતિ હતી। અને એ બી પણ હવે મજૂર અધિકાર મંચ સાથે જોડાયા પછી બી જે આંદોલન કરવા જઈએ એ આંદોલન કરી કરીને થાકી ગયા, પેલા પત્ર આપી આપીને થાકી ગયા। પછી 15 તારીખે ચતિત નહીં આપણે 15 તારીખે ત્યાં અમે ધરણું કરવા ગયા તો પણ पुलिस वाला आईन पसी हमारे जे हमने थोड़ो साकार आपे से बेन मजूर अधिकार मंच हमें बधु यूनियन बनाई, यूनियन अंगा हमें जोड़ाया तो ये हमने थोड़ो साकार हमें अनपढ़ छे बेन, हमने कई शू लखेलू से शू वाँचू पड़े एवं हमने खबर पड़ती नहीं, એટલે અમે યુનિયન સાથે જોડાયા પછી અમને બી થોડો અનુભવ થાય કે ભાઈ આપણા લોકો જોડે હવે અમે અનપઢ જેવા લાગતા નહીં, ત્યારે અમને પડતા નહીં આવડે પણ આપણું મંચ તો છે ને સાથે, એવું કરીને અમે બધા મળીને ત્યાં બેસવા ગયા ને
તોય પણ અમને બધાને પકડીને પોલીસ વાળા અંદર નાખી કે તમે કે હવે જે અમારી માંગ છે કે જે તો પાણીનું છે, પછી વસ્તીમાં કઈ પણ કઈ સુવિધા નહીં આપે, બધું આમ જ્યાં જે કે હા બસ આપીશું એવું કઈ આજ 8 વર્ષથી અમે જોડાયેલા છે, પણ આ લોકો અમારું કોઈ સાંભળતા નહીં સાંભળતા બેન, તોય પણ અમે હિંમત રાખી વધારે કામ કરીશું અને વધારે તાકાત બતાવશું. અમે હિંમત નહીં હારી. મગીબેન, તમારા વસ્તીમાં પરિસ્થિતિ શું છે એના વિશે થોડુંક અમને જણાવશો? મારું નામ ભારતી છે. હા, બોલો. વસ્તીમાં મારું નામ ભારતી છે. હા. હું ઉમિયાવાડ વસ્તીમાંથી આવું છું. એટલે કતરીબાન અમે 17 થી 18 વર્ષથી ઉમિયાવાડ વસ્તીમાં રહીએ છીએ ને જે પ્રકારનો અમે સામનો કર્યો, એટલે આજે હું તમને એ વાત કરીશ કે 7 થી 8 વર્ષ પહેલા અમે ઉમિયાવાડ વસ્તીમાં રહેતા હતા, રેલની પટરીની બાજુમાં. ત્યારે ત્યાં જુઓ તો જંગલ, ઝાડ ઝપાટી એવું બહુ અંદર આપણે દિવસે બી મારી ફેંકી દે તો દેખાય નહીં એવી જગ્યામાં અમે સાફ સફાઈ કરીને આટલા વર્ષોથી રહેતા હતા. એમ કઈ રહેતા અમને 4-5 વર્ષ લાગી ગયા, 6 વર્ષ લાગી ગયા, 7 વર્ષ એમ કોઈ આવ્યું નહીં. જ્યારે અત્યારે બધું સાફ સુથરું કરીને અમે રહેવા લાગ્યા ત્યારે લોકો રેલવેની પબ્લિક આવે, પછી અમને હેરાન પરેશાન કરવા લાગ્યા. તો આવે ને તો અમને કોઈ નોટિસ નહીં આપે, નહીં કશું જ આપે અને બધું તોડફોડ કરે. આવું અમારા સાથે કોઈ 25-30 વાર થઈ ગયું. જ્યારે રેલવે પોલીસ બીજા કર્મચારીઓ આવે તો કોઈ બેનો એવું કે ભાઈ મારો ઘરવાળો નથી, કામે ગયો હશે કે અહીંયા ગયો હશે, તો હું છાપડી આવશે તો તોડીશું. તો એવું કહેશે કે બીજો પતિ કર લે ને તો તોડી આપશે. એવા ખરાબ ઉચ્ચાર બી અમારી સાથે કરતા લોકો. પછી જ્યારે રેલવે લોકો આવે તો કોઈ બુઢા ના જોવે, ડોસી ના જોવે, ડોહા નહીં જોવે ને લાકડી ચાર્જ કરા લોકો. તો અમે તો એમને પહેલેથી એમને જોઈને છાપડા તોડફોડ કરતા. એમ કરીને અમે 10 વર્ષ આ રીતના બહુ જ હેરાન પરેશાન થઈ ગયા. જ્યારે કેદારનાથ તણાયું ને એ વખતમાં તો 4 મહિના અમે પાણીમાં જ એમ જ રહે, છાપરો નહીં બાંધ્યું, કશું જ નહીં. અમારી જ્યાં સામાન પડ્યું હતું એમ પોટકા બાંધીને બસકા બાંધીને અમે મૂકી રાખીને દુકાનોમાં ઊંઘી રહીએ. અમારા બાળકો ભણે ત્યાં સ્કૂલ કરે, અમારી મહેનત મજૂરી ત્યાં હતી, તમે જવાના ક્યાં? અને એ લોકો તો તાત્કાલિકમાં આવે ને અમારા ઘરમાં બી ખાડા ખોદે, અમારા વાસણ તોડી નાખે, અમારા કપડા બધું ફાડી નાખે, ફેંકી નાખે. તો અમે તો મહેનત કરીને લાવવા, મારા એકદમથી તો કોઈ મળતું નહીં અમને. તો આવી રીતે અમે 8 વર્ષ તો વેઠી. અત્યારે મારો છોકરો 17 વર્ષનો છે, એના મજૂર અધિકાર મંચથી સપોર્ટ મળે તો અત્યારે હોસ્ટેલમાં ભણે છે. અને બીજો છે 13 વર્ષનો, તેનો જન્મ તો અહીં જ, એ અત્યારે 8મી કક્ષામાં ભણે છે. પછી એમ કરતા જ્યારે અમારે ત્યાં બહેનોને ડિલિવરી થાય તો બી આ લોકો અમારી સાથે જાનવર જેવું વર્તન કરતા. બોલે સાહેબ અહીંયા ડિલિવરી થઈ છે, તમે અમારું તોડો, પણ એમને નહીં તોડો. તો કે એ બધું અમારે નહીં જોવાનું. તો એમને બી છાપરું તોડી નાખે. એક દિવસ તમને એટલી હદ પાર કરી કે જ્યાં મુત્તબ થઈ ગયું બાળક, 7 વર્ષનું બાળક ઓફ થઈ ગયું. તો જે ડીઆરએમ ના પાસમાં જે સાહેબ હતા ત્યાં આવ્યા, તો એમને રિક્વેસ્ટ કરી કે સાહેબ અત્યારે આ લોકોના ઘરે આવી પરિસ્થિતિ છે, એમને ના તોડો. ભલે અમને તોડો પણ એમને નહીં તોડો. તો બોલે અમને પૂછીને તમે નહીં રહેતા. તો અમે એવું કહેવા માંગીએ કે મેં ભાવનગર ત્યાં મળવા ગયા તો મેં સાહેબ ન મળ્યા. તો સાહેબ અમને એવું કે કાલાકોરાનો ભેદભાવ અમને બતાવ્યું કે તમે તો કચરા પેટીમાં રહેવા વાળા લોકો, તમારો આ દેશમાં કોઈ હક અને અધિકાર નહીં, તમે તો એમ જ જમીન દબાઈ રહ્યો. તો અમે પછી એ વિચાર કર્યું કે આ દેશમાં અમારો કોઈ અધિકાર નથી, મેં આ દેશના નાગરિક નથી, અમને પણ જીવન જીવવાનો હક નથી. તો પછી એમ કરતા અમારા લોકો થોડા એમ કે આ લોકો લાઠીચાર્જ કરે, બુઢાને મારે, ડોસીને મારે, એમ બધાને મારતો આ લોકો ડરી જતા. પછી એમ કરતા એક દિવસ અમને મજૂર અધિકાર મંચનો ટેકો મળ્યો, જેમને એમનો સપોર્ટ મળ્યો અમને. તો એ લોકો અમને સમજાવ્યું કે આ પરિસ્થિતિમાં તમે આ દેશના નાગરિક છો, તમને પણ જીવન જીવવાનો હક છે. આ રીતના તમે હેરાન થાવ, પરેશાન થાવ, આ તમને માર ઝૂડ કરે તો તમે સામનો કરી શકો એમ નથી. તો તમને કોઈનો સહકાર મળે છે કે નહીં? તો અમે કહ્યું અમને કોઈ સહકાર નથી. એટલે અત્યાર સુધીમાં મારા પહેલાનો કોઈ 20 વર્ષથી, કોઈ 25 વર્ષથી લોકો રહે ત્યાં. પછી મજૂર અધિકાર મંચનો અમને ટેકો મળ્યો જ્યારે, તો એમના વતી અમે થોડું સમજણ આવ્યું કે હા આપણો બી આ દેશમાં હક છે, આપણને રહેવાનો ટેકો જોઈએ.
તો અમે પહેલા ભાવનગર ગયા ડીઆરએમ ને મળવા, તો ત્યાં અમારી રિક્વેસ્ટ એમને સાંભળી અને કીધું કે અમારી સાથે કોઈ જાનવર જેવો વર્તુક ના કરો, ભલે અમે તમારી જગ્યામાં રહેતા હશું, તો અમારે આ દેશના નાગરિક છીએ, જ્યારે આ સરકાર અમને કંઈક આપશે તો અમે તમારી જગ્યા ખાલી કરી દઈશું. તો એ લોકો અમને થોડું સારું સાંભળ્યું. એમ કરીને પછી જ્યારે મજૂર અધિકાર મંચનો ટેકો મળે તો થોડા કરીને અમારા લોકોના આધાર કાર્ડ બનાવી આપ્યા, થોડા કોઈને રેશનિંગ કાર્ડ બનાવી આપ્યા, લોકોના કોઈને ચૂંટણી કાર્ડ બનાવી આપ્યા. એમ કરતા કરતા અમારી થોડીક બધા પ્રમાણપત્ર બી તૈયાર થઈ ગયા, થોડા આઈડી આ તે બધું. પછી 8 વર્ષથી અમે આજકાલ કરીને આ તે મજૂર અધિકાર મંચ સાથે લડત કરીને અને અત્યારે અમે રેલવેના સામે હાઈકોર્ટમાં કેસ મૂક્યો. પછી રેલવે હાઈકોર્ટમાં અમે લડત કરીને હાઈકોર્ટમાં કેસ મૂક્યો, તો અત્યારે અમારો કેસ ચાલુ છે. જ્યારે આ રેલી ધરણાની વાત કરીએ તો 8 વર્ષથી અમે ગાંધીનગરમાં 3 વાગ્યા જે સભા છે, દિલ્હીમાં ગયા, પછી અમે અમદાવાદમાં 3 થી 4 વાર રેલી ધરણા કરી, તો એ લોકો અમારી કોઈ વાત સાંભળતા નથી, અમને સમજવા તૈયાર જ નહીં આ લોકો. જ્યારે અમે રાત જે અમુક ટાઈમે તમે 12 વાગ્યા સુધી બેસી ગયા રાતે, બાળકો છોકરા એમ રસ્તા પર લઈને, તો એ લોકો અમારી વાત નહીં સાંભળી. જ્યારે બેનને કંઈક તકલીફ થઈ ગઈ તો આ લોકોને એમ થઈ કે હવે કંઈક થશે હોલ્લા, તો એ ત્યારે અમારી વાત સાંભળી. તો આવા અમે કેટલાય આવેદન પત્ર આપીએ છીએ, કેટલી અમારી માંગો રજૂઆતો કરીએ છીએ. જે પાયાનો હક છે અમને, આંગણવાડી, શિક્ષણ, શૌચાલય, પછી લાઇટ, પાણી, અત્યારે હાલની અંદર અભી હાલની વાત કહું છું, તમે રોડ રસ્તા પર પાણી ભરવા જઈએ અત્યારે પોઝિશનમાં, તો લોકો ફુવારામાંથી ભરે, કોઈ દુકાનમાંથી પાણી ભરે, તો લોકો અમારા વાસણ બી ફેંકી દે, કોઈ એમને પાણી નહીં ભરવા દે. તો અત્યારે એ પરિસ્થિતિમાં અમે અત્યારે છેલ્લે 15 તારીખે હમણાં ઓક્ટોબર મહિનો છે ને, હા, ઓક્ટોબર મહિનાની 15 તારીખે અમે ધરણા કરવા માટે અને અમે એમના જોડે પોલીસ કમિશનર સાથે અમે વાત કરી અને પરમિશન માંગી, તો એ લોકો અમને પરમિશન નહીં આપી. તો પરમિશન નહીં આપી તો બી અમે અમારા મજબૂતીથી બલથી ટેકો કરીને અમે મજૂર અધિકાર મંચને કીધું કે અમે આગળ રહીશું, તમે અમને સપોર્ટ કરો. તો અમે અમારી માંગ માટે અમે રજૂઆત કરવા ગયા, તો અમે કોઈને ગાળ નહીં આપી, કોઈને પથ્થર નહીં માર્યું, કોઈ અમે કાનૂન નહીં તોડ્યો, તો એ લોકો બહેનો ઉપર, આદમીઓ પર, બાળકો પર લાઠીચાર્જ કરવા લાગી ગયા. પછી એમ તેમ બધાને પકડીને લઈ ગયા. તો મેં એક પોલીસ સાહેબ હતા, તો મને કીધું બેન તમે આ બધી હેરાન ના કરો અમને, તમે જાઓ તમારા ઘરે. તો મેં કીધું સાહેબ અમે જઈશું, પણ અમારા અમુક માણસો તમે પકડી રાખે, એમને છોડી આપો તો અમે અમારા ઘરે જતા રહીશું. તો કે અમે તમારા માટે આખો દિવસ હેરાન થઈએ. તો મેં કીધું સાહેબ અમે તો આખી જિંદગીથી હેરાન થઈએ, અમારું તો કોઈ સાંભળતું જ નથી. અમે થોડા ભણ્યા ગણ્યા હોત તો અમારું કોઈ સમજ આવતી, અમે સાંભળતા, પણ અત્યારે અમે લોકો અમારી રિક્વેસ્ટ એક પાયાનો અધિકાર માંગવા, કોઈ અમે મોટું કઈ માંગતા નહીં આ દેશમાં. અમને અત્યારે પાણી, ટોયલેટ, પછી આંગણવાડી, જે ધાત્રી માતાઓ, સબરગા બહેનો, અમુકને તો ઘરે ડિલિવરી થઈ જાય, કોઈ કેસ નહીં લખે, કોઈ અમારી વાત નહીં સાંભળે. તો સાહેબ અમને આવા થોડો ઘણો તો તમારો ટેકો જોઈએ. તો બોલે તમારે તો બધું જોઈને તમે લોકો ખોટું બોલો. આવી રીતે અમને હેરાન કરો. તો એ આ વખતમાં બી 1-2 વાગી ગયું, બીજા બેન એમ કે 2 બહેનો તો દાખલ કર્યા. તો હવે અમે એમ કહેવા માંગી કે અમે આ દેશના નાગરિક નથી, અમે પણ લડત કરીને થાકી ગયા. અમને બી પણ હવે કોઈ સાચો એક નિયમ કરી આપો ને અમને કોઈ સાચી લડતનો અમારે હવે એનો જજવો જોઈએ કે કોઈ બી. અમે આટલા દિવસથી 8 વર્ષથી અમે આવેદન આપ્યા, પ્રમાણપત્રો આપ્યા, શેખ રૂપાણીને મળી આવ્યા, હું રૂપાણી સાથે વાત કરીને આવેદન પત્ર જાતે મારા આપ્યું, તો એનો કોઈ ચુકાદો અમને મળતો નહીં. તો હવે અમે આંદોલન કરીને બી થાક્યા. હવે અમને સાચો જ અમારો નિર્ણય જોઈએ કોઈ બી એક. જ્યારે અમે છેલ્લે રેલી કરી ત્યારે સાહેબને એવું કીધું કે સાહેબ હવે બહુ થઈ ગયું, હવે તમે થાકી ગયા, તમે એવું કહો છો કે બાળકો ભણાવો, તમે બહેનો આગળ વધો, તો અમારા બાળકો ભણે, તમે તોડફોડ કરો, અમને ફેંકી દો, તમે જઈએ ક્યાં? અમારા બાળકનું ભણતર રોડાય, અમારી મજદૂરી રોડાય, અમારું ઘર બનાવેલું હોય સમજો 1000-2000 નું મેળું ટાટલાઈન બનાવ્યું એ પણ તૂટી જાય, તો અમારે તો કેટલો અફસોસ થવાનો. અમે ખાવા નહીં મળે, પીવા નહીં મળે. જ્યારે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં અમે એટલા બધા હેરાન થયા, તો કોઈ અમારું ખબર નહીં લીધી. જ્યારે મજૂર અધિકાર મંચ હતું તો એમનો ટેકો અમને મળ્યો અને એમના સપોર્ટથી આજે અમે અહીંયા છીએ. તો અમે એમ કહેવા માંગીએ અત્યારે તમને બી ને તમે બી આગળ મોકલી આપો એમને બી કે અમે પણ આ દેશના છીએ, અમને બી જીવન જીવવાનો હક છે. અમારી સાથે કોઈ જાનવર જેવો વર્તુક ના કરો. અમે બી કચરા પેટીમાં માણસ નહીં, અમે બી એક માણસ છીએ. તમે અમને જેવું કચરું સમજીને ફેંકી દો. તો અત્યારે મજૂર અધિકાર મંચ સાથે અમને એવું લાગે છે કે અત્યારે અમે બી કોઈ માણસ નહીં, અમારે બી કોઈ હક છે આ દેશમાં. જ્યારે અમને રેશન કાર્ડ મળ્યું, ચૂંટણી કાર્ડ, આધાર કાર્ડ મળ્યું,
નહીં તો અમારા પૈસા લોકો જ્યારે કે આટલા પૈસા આપો, અહીંયા આપો, કોઈ અમારી વાત નહીં સાંભળે, પૈસા ખાઈ જાય તો અમને કોઈ જ પ્રૂફ બી નતું આપતા. તો હવે અમે એવું કહેવા માંગીએ આ આંધળી બેરી સરકારને કે હવે અમારે કોઈ સાચો નિર્ણય જોઈએ. સચોટ અમને જો બી આ વાત કોઈ સાચો અમને જવાબ આપો. આવી ખોટી ખોટી વાતોમાં અફવાઓમાં અમને ના રાખો. ક્યાં સુધી અમે આટલું બધું વેઠીશું? ક્યાં સુધી અમે આ દેશમાં આટલા હેરાન પરેશાન થઈશું? જ્યારે હમણાંની જ વાત છે, અમારા એરિયામાં 108 વોટિંગ હોય તો મેં મારું માંગપત્ર તૈયાર કર્યું. માંગપત્ર તૈયાર કરીને બીજેપીના પક્ષમાં જે ઉભા હતા એ ભાઈને અમે મળવા ગયા. તમે કીધું સાહેબ આ અમારું માંગપત્ર છે. તો કે શું કરીએ અમે? હું સાહેબ તમે લઈ લો, આમાં એક સાઈન કરીને અમને આપો. જ્યારે તમે જીતો તો આ 4 માંગ છે, જેવી આંગણવાડી, પાણી, શૌચાલય ને લાઈટ. અમારા બી બાળકોને ગરમી લાગે સાહેબ, અમારા બી બાળકોને ભણવું હોય તો લાઈટ ના હોય, દીવા અત્યારે કેરોસીન મળતું નહીં તો મારા બાળક કેવી રીતના ભણશે? તો અમને બી થોડી સુવિધા જોઈએ. તો મેં કીધું સાહેબ તમે જ્યારે આવો તો અમને આટલી સુવિધા કરી આપો. તો કે અમે બધું લખી આપીએ નહીં, તમને આ વાત કરીએ નહીં, જાઓ જાઓ, ખાલી વોટ આપવાની ધ્યાન રાખજો તમે. આવો અમને એ લોકો જવાબ આપ્યો. તો અમે એવું કહેવા માંગી કે અમે વોટિંગ કરીશું, તમારી સાથે વાત કરીશું. તમે મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનમાં ચૂંટાઈને આવો તો તમે શું કામ ચૂંટાઈને આવો? એ લોકોની વાત સાંભળવા, એમને ટેકો કરવા માટે. પણ તમે એ વાતમાં સમક્ષ લેતા જ નહીં. તમને અમને કીડી મકોડા જેવા સમજીને અમને ફેંકી દો, અમારી વાત નહીં સાંભળતા. તો ભાઈ અમે વોટ આપીને શું કામનું, વોટ ના આપીએ શું કામનું? અમે તો આતંકવાદી નહીં કે ઉગ્રવાદી નહીં, દેશના નાગરિક બી નહીં, એવી જિંદગી અમારી આ લોકો બનાવી દીધી. તો હવે મેં એમ કહેવા માંગી કે ક્યાં સુધી આ બધું સાંભળીશું? ક્યાં સુધી અમે અત્યારે 21મી સદીમાં આપણું, અમે દિલ્હીમાં ગયા ત્યારે એક બિંદુ સર હતા, એ અમને એવું કહેતા હતા કે ભારતીબેન તમે અમદાવાદમાંથી આવ્યા? મેં હા સાહેબ અમે અમદાવાદથી આવ્યા. કે તમારું ગુજરાત તો નંબર 1 ઉપર છે, તો તમારે આવી પરિસ્થિતિ તમે વિચાર કર્યો કે હા મેં ગુજરાતમાંથી આવ્યા, અમારા ગુજરાતનું આટલું માન છે તો અમારું તો ત્યાં કોઈ ધ્યાન નહીં રાખતું, અમને તો કોઈ સમજવાય તૈયાર નથી. તો ક્યાં સુધી આ થશે? તો અમે બી એક મક્કમતાનો વાયદો કરી લીધો કે લડીશું અને જીતીશું. જ્યાં સુધી અમારી માંગ પૂરી નહીં થાય ત્યારે અટલ રહીને અમે લડીશું. ચોક્કસ. લાઠી બી ખાવી છે, માર બી ખાવ, એમ બી અમે પરિસ્થિતિનો સામનો કરીને થાકી ગયા તો હવે ઓર લડીશું. બીજું શું કરીશું? આભાર ભારતીબેન, તમારી હિંમતને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન તમને. તમારી આટલી હિંમત તમે બતાવી આટલા વર્ષ દરમિયાન. મગીબેન તમે કંઈક જોડવા માંગશો ભારતીબેને જે કહ્યું? ખાસ કરીને અત્યારે પરિસ્થિતિ તમારા વિસ્તારમાં કેવી પરિસ્થિતિ છે અને મૂળભૂત અધિકારોના સંદર્ભમાં તમારી પરિસ્થિતિ અત્યારે કેવી છે? જો તમે કંઈક જોડવા માંગતો હો તો પ્લીઝ જોડજો. અમારી વસ્તીમાં તો બેન જ્યારે ટોયલેટ નતું, રેલવેના બાજુમાં જતા હતા ટોયલેટ કરવા માટે. જે જવાન છોકરીઓ છે, જવાન છોકરા બી હોય, અમારા જેવા બી હોય, તો રેલવે બાજુ બી બિલ્ડિંગો બની ગઈ અને આ બાજુ બી બિલ્ડિંગો બની ગઈ. તો જે એક મોબાઈલ ટોયલેટ અમને મજૂર અધિકાર મંચના જરીએ જ અમે મુકાયું હતું. એ બી કોઈ ધોવા આવતા નહીં અને પાણી વેરતા નહીં. અમારી વસ્તીમાં પાણી તો હશે જ નહીં, તોય પણ અમે કોશિશ કરીશું બેન, કેમ કે અમે હિંમત હારીએ નહીં. અમારા અંગાત મજૂર અધિકાર મંચ છે, જરૂર પડશે તો અમે આખા મંચને બોલાવીશું, જેટલા સુધી અમે બી લડીશું. હા અમે લડીશું ને અમારે સી ના જીતાય તો પછી અમારા અંગાત મંચ છે બેન. આમ બી અમને ક્યાં સારા લોકો સમજે છે, અમને કચરા જેવા સમજે છે ને, તો કચરા ભેગો કચરું થાય જાય, અમને એ લોકોને હામો પડવાનું, એવું જ કરવાનું. અને મારી બેબી 8મું ભણેલી છે, એ પણ અમારી વસ્તીના છોકરાઓને ઘરે બેઠા બેઠા કે ચલો ભાઈ આપણે થોડા છોકરાઓને ભણાવીએ, જે ફરતા હોય અમારી વસ્તીના છોકરાઓ. તો એ અમારા ઘરે 3 ટાઈપની ડ્યુટી કરે છે કે સવારમાં તો અમારે ઘરનું થોડું કામ કરે, પછી 2 વાગ્યાથી છોકરાને ટ્યુશન ભણાવે. અમારા ઘરમાં બી જોવું પડે ને બેન. પછી રાત્રે એના પપ્પા આવે ને ફોન લે, ફોનમાં એ ભણે અને પછી દિવસના છોકરાને ભણાવે. એવી મારી બેબી બી થોડી મહેનત કરે ને થોડી
કે હું બી થોડી આપણા ગરીબ લોકોના છોકરાઓને પહેલાથી જ થોડી ટ્રેનિંગ ભણવાની આપું તો કદાચ મેં આપણા કરતા હોશિયાર થાય. હવે આપણે નગરપાલિકાની સ્કૂલમાં જાય તો કઈ ભણાવતા નહીં પેલા, હવે તો તોય ભણાવે કે ના ભણાવે એ ખબર નહીં, પણ મારા છોકરા 8મું ભણેલા છે તો એ લોકોને કશું આવડતું નહીં. હવે એ મોબાઈલમાં જોઈને મારી બેબી થોડું ભણવા શીખી છે. જે પેલો ટચ વાળો અમને પહેલા ખબર જ નહીં પડતી કે બાપા કેવો ટચ વાળો ફોન હોય, પણ હવે તો એ ફોનમાં જઈને થોડું ભણે છે. પણ બેન હવે અમને થોડી હિંમત છે ને હવે તો લડીશું ને જીતીશું. હવે હાર તો ના જ માનવાની. આમ બી ગરીબ લોકોને ક્યાં સારું માને છે, આ લોકો તો સારા છે જ નહીં, તો આપણે ખરાબ જ થવાનું, લડવાનું, જીતવાનું. હું એક વાત એ પણ કહેવા માંગુ છું કે અમે 8 વર્ષથી જે આંદોલન કરીએ, ધરણાઓ કરીએ, રેલી કરીએ, તેનો સચોટ જવાબ તો એ લોકો અમને નહીં આપતા અને એ લોકો અમને કઈ કઈને ટાળી મૂકે છે. અમારા કાગળિયા લઈને વાત બી નહીં કરતા, સરખો જવાબ નહીં આપતા. તો હું એ કહેવા માંગે કે એ ના કરે તો અમારી વસ્તી ગણતરી કરીને એ લોકો અમાને સમજે કે નહીં અહીંયા આ વસ્તી છે, અહીંયા આ લોકો રહે છે, તો અમારી કોઈ ગણતરી બી કરી શકે કે ના કરે. અત્યારે અમે વોટ આપ્યું તો એ લોકો અમારી ગણતરી રાખવા તૈયાર નહીં. તો અમે કહેવા માંગીએ સરકારને કે અમારી ગણતરી કરો. જે અત્યારના સમયમાં મહેનત, મજદૂરી, પછી માર ઝૂડ અમે વેઠ્યું, અમારા બાળકો ક્યારે નહીં વેઠી શકે. તો અમે અમારા બાળકનું સારું ભવિષ્ય માંગીએ કે એમને ભણતર મળે, શૌચાલય, પાણી, લાઈટ અને એમને મૂળભૂત ફરજોની જે પાયાને અધિકાર છે અમારા બાળકોને મળે. અમારી તો જિંદગી અમે અડધી કઈ અડધી રહી, પણ અમારા બાળકોને થોડી સારી જિંદગી મળવી જોઈએ. એટલે આ જજ્બો લઈને અમે ઝૂમી રહ્યા છે. સરકાર સામે લડત કરી કે નહીં, અમે તો બહુ સહન કર્યું, અમે બી મહેનત કરી, મજદૂરી કરી, તાપ નહીં, તડકા બેઠ્યા, પણ અમારા બાળકો હવે નહીં. એટલે અમારી કોઈ ગણતરી કરો સરકારના ધોરણે અને અમારું સર્વે કરો તમે લોકો. ભલે તમે અમારે અત્યારે ગણતરીમાં નથી કે તમે અહીંયા રહ્યો ના અહીંયા તમે નતા, પણ અમારી કોઈ ગણતરી કરો ને અમારું સર્વે કરીને તમે હમણાં બી તમારા અંદરમાં ગણો. એવી અમે માંગણી કરીએ અને હજુ બી આગળ બી એટલી લડત કરીશું ને એટલી માંગ અમારી રજૂઆત કરીશું કે અમને અમારો હક મળે, અમને પાયાનો અધિકાર મળે. જે ગુજરાત દેશમાં બાબા સાહેબ આંબેડકરે લખેલો છે એમ કે અમે બહુ મોટું કઈ નહીં માંગ્યું, પણ અમારી જે મૂળભૂત ફરજિયાતોમાં અમને જે અમારા અધિકારો આપતું હોય અમને આપો. એટલે આના માટે હજુ કોઈ મોટું આંદોલન થશે તો અમે કરવા તૈયાર છીએ, લડવા બી તૈયાર છીએ. અને તમારા જેવા મોટા લોકો સાથે અત્યારે અમને વાતચીત કરવા મળે છે એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. તમે અમને સમજો છો, નહીં તો એ લોકો તો અમને સરકાર અમને સમજવા માંગતા જ નહીં. અમે શું ચીજ છીએ એ લોકો સમજતા નહીં. અમને એવું જ કે તમે તો મજદૂર લોકો છો, તમારા લોકોની શું છે. હા, એટલે અમે એક નહીં, જેવા કે અમારા જેવા હજારો લોકો સમુદાયો છે, જેવા મુસ્લિમ છે, આદિવાસી છે, વણઝારા છે, પછી વાલ્મિક છે, અમે છીએ, આવી કેટલીય વસ્તી છે જે બધા મજદૂર છે. તો અમે આ જ પરિસ્થિતિમાં ક્યાં સુધી રહીશું અને ક્યાં સુધી આ રીતના લડ કરીશું. અમે તો લડીશું, પણ અમારા બાળકો ભણશે કે લડશે કે એમનો હક માંગશે, શું કરશે એ વાતને લઈને અમને થોડુંક તકલીફ થાય બેન. એટલે અમે આ વાતને લઈને તમને અમારી વાત રજૂઆત કરી કે અમારી વાત કોઈ સમજે, આગળ મોકલે તો સરકાર થોડુંક સમજે. ચોક્કસ ભારતીબેન, તમે બહુ જ અગત્યના મુદ્દા અમારી સાથે મૂક્યા છે. થોડી અમારી સાથે રહેજો, બની રહેજો. અત્યારે આજુ ચર્ચા આપણે ચાલુ રાખીશું. भारती बहन ने बहुत ही अहम मुद्दों के ऊपर विस्तार में हमें बताया. मगी बहन से मैं शुरू करूंगी कि मगी बहन ने जो बातचीत की, मगी बहन ने बहुत 2-3 बार उन्होंने ये कहा कि हमें कूड़े की तरह समझा जाता है और उसी तरीके से हमारे साथ पूरी व्यवस्था का जो व्यवहार है उसी तरीके से हमारे साथ वो व्यवहार हुआ है. हमारी जगह पर हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ना पीने का पानी है, ना ही शौचालय है हमारे पास, और रहने के लिए घर भी नहीं है. भारती बहन जैसे बता रही थी, भारती बहन ने कहा कि ये जहां पर रह रहे हैं रेलवे की जगह है, रेलवे की पटरियों के पास की ये जगह है. तो जब यहाँ पर ये आए थे 8 साल से पहले, वहां पर कुछ भी नहीं था, जंगल जैसा माहौल था, कोई आसपास कोई बस्ती नहीं थी. तो इन्होंने कोशिश ये की कि वहां पर जगह को थोड़ा साफ करके अपनी झोपड़पट्टियां इन्होंने अपनी बांधी और वहीं पर रह रहे थे. और जैसे ही
प्रशासन को पता चला कि यहाँ पर जगह थोड़ी साफ हुई है, आने जाने का रास्ता बन गया है, तो उसके बाद लगातार इन बस्तियों को हटाने की जो कोशिश हुई, लगातार बस्तियां हटाई जाती थी। जैसे भारती बहन ने कहा कि कभी भी किसी भी वक्त पुलिस या प्रशासन से लोग आते थे और बस्तियों को हटाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि बदतमीजी करके, जब अगर लोगों ने जहां पर रिक्वेस्ट की कि आज किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है, किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है, आप थोड़ा रुक जाइए, तो काफी बार उनके साथ बदतमीजी भी की गई है और उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। जो बहुत अपने दिल की गहराई से ये बात कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि आज पानी पीने तक की हमारे पास सुविधा नहीं है, हमारे पास नल में पानी हमारे बस्तियों में नहीं आता है। आज हम रोड पार करके पानी लेने जाते हैं तो कई बार दुकानों से पानी लेते हैं या तो कई बार खुले नल से पानी लेते हैं। जब हम दुकानों में लाइन लगाते हैं हमारे बर्तनों के, तो हमारे बर्तनों को फेंक दिया जाता है। मघीबेन ने भी ये भी कहा कि पहले शौचालय तो था नहीं, तो खुले में सभी जवान लड़कियां, जवान लड़के, बहुत सारे सभी पूरे बस्ती के लोग जो हैं वो खुले में शौचालय करने जाते थे। और अब ये परिस्थिति हो गई है कि आसपास बिल्डिंगें बन गई हैं, तो शौचालय की भी पूरी तरीके से परिस्थिति नहीं है। और दूसरी बात ये उन्होंने कही कि जो एक मोबाइल टॉयलेट वहां पर लाया गया, तो उस मोबाइल टॉयलेट को साफ करने तक की सुविधा उन्हें नहीं दी गई है। मजदूर अधिकार मंच के साथ जुड़कर इन्होंने कई सालों से ये संघर्ष में जुड़ी हुई हैं। इन्होंने कई जगह पर सुनवाई अपनी की, दिल्ली तक गई हैं और यहाँ पर गुजरात चीफ मिनिस्टर रूपानी के पास खुद गई हैं, वहां पर अपनी बात रखी है। लेकिन जो बार बार एक बात उन्होंने दोहराई है वो एक ये है कि हम कूड़ा नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ व्यवहार होता है वो बिल्कुल कूड़े की तरह होता है। हमारे भी मूलभूत अधिकार है, हम भी नागरिक है, हम नागरिक के तौर पर इस देश में रह रहे हैं और हमारे नागरिकता का अधिकार हमें बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने एक वाकया ये भी बताया, फिलहाल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस जो गुजरात में चल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो स्थानिक कॉर्पोरेटर थे उनके पास उन्होंने अपनी एक मांग पत्र बनाकर वो गए थे, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे, बिल्कुल बेसिक सुविधाओं के लिए जो मांग उन्होंने की कि हमारी बस्ती में बिजली होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए और मूलभूत सुविधा हमें मिलनी चाहिए। अगर आप चुनकर आएंगे तो प्लीज हमारे बस्ती में ये चीज की ध्यान रखिए। तो उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया गया कि हम ये सब नहीं देखेंगे, हम आप लोगों को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि प्रशासन भी कई बार उनसे इस प्रकार से बातचीत करता है कि आप लोगों के पास सब कुछ है लेकिन आप झूठ बोलकर हमारे पास बार बार आते रहते हैं और हमारी परेशानियां बढ़ाते हैं। डीआरएम भावनगर के पास पहले उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन फिलहाल पिछली बार जब वो गए तब कुछ बातचीत उनकी सुनी गई, लेकिन उसमें परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। दोनों का ये कहना है कि हम आंदोलन कर करके थक गए हैं, हम चिट्ठियां दे देकर थक गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। इनके बच्चे, मगी बहन के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, भारती बहन के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई करवाना इसीलिए जरूरी है कि हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे आगे संघर्ष ना करें, ताकि उन्हें भी यही परिस्थिति में ना देखा जाए, ताकि उन्हें भी कूड़ा ना समझा जाए। मगी बहन ने समझाया कि उनकी बेटी जो है दूसरे बच्चों को, बस्ती के दूसरे बच्चों को ट्यूशन देती है, खुद 8वीं पढ़ी हुई है, पढ़ाई कर रही है, ताकि इस पूरी परिस्थिति से एक जो जनरेशन है वो एटलीस्ट बाहर निकल करके आए और इसी परिस्थिति में ना रहे। क्योंकि इनके पास फिलहाल के स्तर पर कुछ संस्था ने उन्हें कार्ड्स या आइडेंटिटी प्रूफ बनाकर दिए हैं, तो एटलीस्ट वो वोट कर पा रहे हैं। लेकिन उनका सवाल हम सबसे यही है और इस पूरे देश की व्यवस्था से यही है कि हम अगर वोट करते हैं, आप हमें अगर नागरिक मानते हैं, तो हमें नागरिक होते हुए हमारे मूलभूत अधिकार जो हमें संविधान में दिए गए हैं वो कब मिलेंगे। उनका सवाल है हम सभी से और इस देश से कि हमें हमारे अधिकार कब मिलेंगे और हमें कूड़ा ना समझा जाए। मुझे लगता है कि ये एक गंभीर बहुत
गंभीर मुद्दा है और हमें लगता है कि इस पर चर्चा जारी रहनी चाहिए। जमीनी स्तर पर जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को और गहराई से समझना जरूरी है और किस प्रकार से हम हस्तक्षेप कर सकते हैं उस संदर्भ में भी चर्चा होनी जरूरी है। मंच और संस्था संघर्ष कर ही रही है, वहां पर किस तरीके से व्यापक तौर पर एक समन्वय बना करके संघर्ष हो सकता है उस पे जरूर हमें गौर करना चाहिए। मगी बेन और भारती बेन से हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल मीना बेन आप कुछ जोड़ना चाहती है, प्लीज जोड़िए। शुक्रिया। धन्यवाद जोहन्ना जी। एक्चुअली बहुत सारी बातें जो है बताई हमारी दो बहनों ने, पर उसमें जो है कि मजदूर अधिकार मंच तकरीबन अहमदाबाद की ऐसी जो स्लम बस्तियां है इसमें 40 जितनी बस्तियों के साथ जुड़ी हुई है। और ये जो 15 बस्तियां है जिसमें 2 बस्तियों की बहनें आपके साथ में बैठी हुई सामने, मतलब साथ में आज हमारे साथ संवाद किया, तो ऐसे करीबन 2500 से 3000 परिवार के टच में मजदूर अधिकार मंच सीधी तरीके से जुड़ के काम कर रहा है। सबसे बड़ी जो चैलेंजेस जो है हमारी इन बस्तियों में, कि एक तो सबसे पहले मैंने बोला आइडेंटिटी वाला, कि वो आइडेंटिटी सरकार की ओर से जो है, जैसे कि उनको आईडी कार्ड, चुनाव, वोटर आईडी बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो वोटर आईडी मांगते हैं, वोटर आईडी बनाने जाते हैं तो आधार कार्ड मांगते हैं। तो ऐसे मतलब यहीं से शुरू होता है। मोबाइल टॉयलेट जब हर बस्ती में हम रखवाते हैं तो वो मोबाइल टॉयलेट सरकार के आला अफसर आके ले ना जाए, वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे लिए, कि सुबह में उठ के हमको तो देखना है कि भाई हमारा मोबाइल टॉयलेट तो है ना। तो ये बहुत ही मामूली चीज है, पर जब हम बस्तियों के साथ जब काम करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही चैलेंजेस वाली बात है। और तीसरी बात जो भारती बहन ने भी अपनी बात में बताई, मतलब अपनी बातों में वो रखा कि ये जो सारे जो स्लम है वो नोटिफाइड नहीं है, सरकार जो है उसको मान्यता ही नहीं दे रही है। जो एएमसी है या सरकार जिसमें भी आता है वो मानती ही नहीं है कि ये स्लम है, तो इनको कुछ सुविधाएं भी मुहैया करवानी है, मतलब गिनती ही नहीं है उनकी। इसके लिए जो बेसिक फैसिलिटी जो एक नागरिक के तौर पे मिलनी चाहिए, उसके लिए हर चीज के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। और दूसरी बात एक इसमें ये भी है कि सरकार ने जो पॉलिसी तय की है, जो हमारी मांग में भी हमने रखी है, सरकार मांगती है भाई 2010 का पुरावा लेके आओ। जब 2010 में ये लोग रह रहे थे, पुरावा की कोई सरकार ने कोई व्यवस्था ही नहीं की। और जो कॉम्प्लिकेशन है कि भाई ये चाहिए, ये आधार कार्ड बनाना है तो वोटर आईडी लाओ, वोटर आईडी बनाना है तो आधार कार्ड लाओ या राशन कार्ड लाओ, जब वो चीज ही नहीं है तो किस तरीके से वो ला के देंगे। तो एक ये है। दूसरी बात ये है कि सरकार मानती है कि ये जो है एनक्रोचर है, ये अतिक्रमण करने वाले लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। तो सरकार या जो भी प्रशासन है वो लोग अक्सर हमारे साथ, जब एविक्शन का खतरा हर एक बस्ती में है, हर एक बस्ती में, चाहे मेट्रो के नाम पे हो, रेलवे के नाम पे हो या कोई और टीपी फाइनल प्लॉट मतलब एफपी के नाम पे, इन लोगों को बार बार हटाया जाता है। एविक्शन जब सरकार या प्रशासन करता है तो उनको नोटिस नहीं दिया जाता है। तो हमारी सबसे पहली जो आर्ग्यूमेंट होती है कि भाई आप नोटिस पहले सर्व करो, वो इंडिविजुअल नोटिस आप उनको दो। तो ये चीजें हैं। और अतिक्रमण वाले लोग हैं, ऐसे करके उनको सीधे हटाते हैं, सीधे बुलडोजर लेके आते हैं। तो हर मंथ में हमारी एक के एक बस्ती में ये मसला आता ही रहता है, जिसमें हमको लड़ना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये बेसिक फैसिलिटी वाला जो चीज है या जो उनके अधिकार है उसके लिए भी लड़ना रहता है। क्योंकि सरकार के बारे में अगर ये बात बताया जाए तो ये मुझे अक्सर ये चीज मतलब ये बात याद आती है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियों को उजाड़ने में। ये एक बहुत ही मतलब अहम चीज है जो मैंने अक्सर हमारी बस्तियों में पाया है। आएंगे बुलडोजर लेके जाएंगे, बुलडोजर लेके और पूरी पुलिस फोर्स और हटाएंगे। तो ये मसला
सबसे ज्यादा हमारे लिए एक चैलेंज भी है। और सरकार बोलती है आश्रय गृह है। आश्रय गृह सरकार ने अभी पहले रैन बसेरा था, अभी एएमसी कॉर्पोरेशन ने उसको आश्रय गृह में तब्दील किया है। आश्रय गृह जो है 24/7 है, पर जितने भी आश्रय गृह हैं, फैमिली वाले आश्रय गृह नहीं होने की वजह से जो मजदूर जो है उनको, वो तो परिवार के साथ आते हैं, तो वो लोग रह ही नहीं पाएंगे वहां पे, क्योंकि जितने भी मैंने आगे भी बताया कि माइग्रेशन जो भी होता है वो परिवार के साथ होता है। अब उनको बोला जाएगा कि आप एक हॉल में रहो, एक रूम में आप रहो, तो ये चीजें, और उसमें भी जितने लोग आने चाहिए इतनी संख्या में भी आश्रय गृह नहीं है। हमारी एक बस्ती जो है सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के पास में, जहां हम सांस भी नहीं ले सकते, वहां पे करीबन 450 से 500 परिवार जो एमपी स्टेट से है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से, तो उनके लिए सरकार ने हमको बोला कि आप आवेदन करो। जब हमने आवेदन किया तो सरकार ने बोला कि उनको पहले आश्रय गृह में 6 महीना रहना चाहिए, इसके बाद हम आपको वो फैमिली शेल्टर में ले जाएंगे। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ये बात मुझे आपके सामने रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी, बहुत अहम मुद्दों को आपने हमारे साथ जोड़ा, खास करके रजिस्ट्रेशन के मामले में कि बस्तियां नोटिफाइड नहीं है, इसीलिए जो बार बार एविक्शन का एक डर बना रहता है। और उसी बात को भारती बहन ने भी रखा कि किस तरीके से किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है, उनके घर उजाड़ करके चले जाते हैं। मुझे मगीबेन તમને એક પ્રશ્ન પૂછવો હતો મને। તમે વસ્તીમાં રહો છો, આટલા વર્ષથી સંઘર્ષમાં છો, કામ કરી રહ્યા છો, તો ખાસ કરીને બહેનોના સંદર્ભમાં કેવી પરિસ્થિતિ છે? બહેનોને કેવા પ્રકારની મુશ્કેલીઓ પડે છે આ વસ્તીઓમાં, જે ઘડી ઘડીએ સ્થળાંતરિત થઈ જાય છે, ઘડી ઘડીએ વસ્તીઓ તૂટી જાય છે, કોઈ પણ પ્રકારનો સુરક્ષા નથી, તો બહેનો ઉપર કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે? જ્યારે અમે મજૂર અધિકાર મંચ સાથે નતા જોડાયા હતા ને, ત્યારે બહુ વધારે પરિસ્થિતિ, લોકો બહુ વધારે બોલતા હતા। હવે તો હા, પેલા દારૂ પીતા, હેરાન કરતા, લોકો આવતા જતા બોલતા હતા, પણ હવે તો આમ તો કે આ લોકો બહુ હવે ભણતા થઈ ગયા છે, એમ કે બહુ ભણતા થઈ ગયા છે, ભણી ગયા છે લોકો, બહુ વધારે ભણી ગયા, તો અત્યારે બોલતા વિચાર કરે નહીં બોલતા। અત્યારે બહેનોને કોઈ એવી પરિસ્થિતિ, બહેનોને કોઈ મુશ્કેલીઓ પડે છે ખરી તમારા વિસ્તારમાં? ના, આપણી વસ્તીમાં એવું કઈ નહીં, એવું बराबर, ओके। मैंने प्रश्न ये पूछा था मगी बहन से कि खास करके बहनों की सुरक्षा के संदर्भ में कि फिलहाल परिस्थिति किस प्रकार की है। तो उनका कहना है कि मजदूर अधिकार मंच के साथ जुड़ने से पहले विकट परिस्थिति थी, जहां पर आते जाते काफी असुरक्षा महसूस होती थी, लोगों का बेधड़क आना, वहां लोगों से कुछ भी बात करना, कोई किसी भी तरीके से बदतमीजी करना, लेकिन फिलहाल ऐसी परिस्थिति को ज्यादा नहीं देखने मिल रहा है, उनका कहना है। मीना बेन, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें खास करके बहनों की सुरक्षा के संदर्भ में, तो प्लीज जोड़िएगा। आप म्यूट पर है मीना बेन, તમે म्यूट पर છો મીના બેન? હા, ભારતી બેન, આપકો તમારે કઈ કહેવું છે? આપણી બહેનોની શું પરિસ્થિતિ છે સુરક્ષાને લઈને, એના વિશે તમારે વાત કરો તો પછી હું જે લાગશે ત્યાં જોડીશ। એટલે સુરક્ષાને લઈને કયો એટલે આપણે સમજો કે કોઈ આપણી છેડતી કરે તો જ આપણી સુરક્ષા ના કહેવાય, કોઈ આપણને રસ્તામાં આવતા જતા જેમ તેમ ગંદી ગાળ બોલે તો આપણી સુરક્ષા ના કહેવાય। તો એ તો આપણે સામે લડત અત્યારે અમે થોડી સમજણાઈ તો લડી લેશું, પણ સુરક્ષા શું છે અમારી બહેનોને? અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિમાં અમે ત્યાં રહીએ છીએ, કોઈ બી દારૂડી આવી જશે જઈશે, કોઈ બહેનોને પ્રસૂતિ હશે તો તકલીફ છે, કોઈ બહેનોને રાતે જવું આવું હોય, કોઈ સમજો કે સોસાયટીમાં બંગલાના કામ કરવા જાય એને બી તકલીફ છે। તકલીફ કેવા જશે તો અમારે અત્યારે હાલની અંદર અમારે
તો એ જ પોઝિશન બહુ ખરાબ હાલત છે. કેમ કે અડધી રાતે કોઈ બી આવે છે ને જાય છે ત્યાં. તો તકલીફ તો અમને બી રહેવાની. અમારા ઘરવાળા કોઈ સમજો કે કેટરસમાં કામે જાય, કોઈ રાત્રે કામે જાય. અમારે મજૂરી માણસને શું ક્યારે બી કામ મળે ત્યારે કામે જતું. કારણ તો અમારે એકલી બહેનોને તો તકલીફ થોડી. તો અમારે ત્યાં કોઈ સમજો કે પાછળની સાઈડ કોઈ પીવા વાળા હોય, કોઈ વેચવા વાળા હોય, તો રાત હોય તો આવવા જવાના લોકોનું રહે જ છે. તો એ સુરક્ષા ના કહેવાય બેન. જેવું કે અમને રાત રાત જાગવું પડે, જોવું પડે, અમારે કેવી રીતે કેટલી તકલીફ આવે. તો એ સુરક્ષા ના જ કહેવાય. અમે સમજીએ કે શાંતિથી આપણે ઊંઘીએ, કોઈ રાત રાત અમને હેરાન નહીં કરે, દુઃખ નહીં. તો એ સુરક્ષા કહેવાય. પણ અત્યારે સુરક્ષા છે જ નહીં. અમે હું તો મારું માનવું છે ને તો મહિલાની કોઈ સુરક્ષા છે જ નહીં અમારે ત્યાં. બરાબર. અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિમાં સમજો કે અમારે કોઈ રાત્રે બેને પ્રસૂતિ લઈ જવી હોય તો રોડ પર જવું પડે, 108 ને ફોન કરવું પડે, અડધો કલાક ઊભું રહેવું પડે ત્યારે આવે. તો એ સુરક્ષા ના કહેવાય બેન. પછી અમારા બાળકો ભણવા જાય, તેમાં છોકરીઓ એટલે મારા એકલીના બાળક નહીં ભણતા, અમારે ત્યાં 40 થી 50 બાળકો ભણે. તો છોકરાઓને જવા માટે આવવા માટે અમારી છોકરીઓ કોઈ જવાન છે, અડધી જવાન છે, તો અડધા લોકો તો એમાં સ્કૂલ નહીં મોકલતા. રસ્તામાં એકલું જવું આવું 2-2 કિલોમીટર સ્કૂલ જવા માટે છોકરીઓ જાય, કોઈ રસ્તામાં કેવા હોય કેવા. તો અડધા લોકો એ વિચારી બી અમારા લોકો છોકરીઓ નહીં ભણાવતા. તો એક સુરક્ષા ના જ કહેવાય. મારું માનવું તો એવું કેવું છે કે જ્યાં અમે અત્યારે જે વસ્તીમાં રહીએ ત્યાં 1000 નશાખોરો, 1000 લુખ્ખા ગુંડા ગીર્દી વાળા જે તે લોકો આવતા હોય જતા હોય, જેવું તેવું ગંદુ બોલતા હોય, ગંદુ સાંભળવું, આ તે એ સુરક્ષા જ ના કહેવાય. મારું માનવું તો એવું છે કે અત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં કોઈ સુરક્ષા નથી જ. बराबर बराबर। भारती बहन जो कह रही हैं कि बिल्कुल सुरक्षा की अगर बात करें तो सिर्फ छेड़ती होना या किसी भी तरीके से महिलाओं पर हिंसा होना वो असुरक्षा की बात नहीं है, लेकिन हर एक दिशा से असुरक्षा हम महसूस करते हैं, चाहे वो हमें देर रात काम से लौटना हो, चाहे हमारे घर में शांति से सोना हो। हमें पता नहीं है कि हम सुरक्षित है या नहीं, इसलिए हम शांति से सो भी नहीं सकते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, आते जाते वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार के लोगों का आना जाना वहां पर लगा रहता है। वहां पर दारू पीना, वहां पर मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, नशाखोरी करना, ये सारे मुद्दे भी इतने गहन मुद्दे हैं वहां पर उस पूरे इलाके में कि किसी भी रूप से हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हम मजदूर वर्ग से हैं, हमें कभी भी कहीं पर भी काम मिलता है तो हमें जाना आना पड़ता है, लेकिन हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं इस पूरे माहौल में। सिर्फ महिलाएं नहीं, लेकिन पूरी बस्तियों के जितने भी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। मीना बेन, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। हम थोड़ा 7 मिनट है हमारे पास, तो अगर कुछ आप जोड़ना चाहें तो प्लीज जोड़िएगा। जी, महिलाओं के मुद्दे पे जो बात है उसमें जो बताया हमारी भारती बहन ने, बहुत ही सटीक और सही बात है, क्योंकि हर एक बस्ती का अपना एक एक भौगोलिक परिस्थिति है, उनका अपना एक तरीका है। तो हर सुरक्षा का जो मुद्दा है वो बहुत ही अहम है। जब एक किशोरी जब मेंसेस में होती है तो पानी या उस सब चीज की भी किल्लत रहती है। दूसरा जो है कि दारू, वैसे तो कहा जाए कि गुजरात में दारूबंदी है, पर वो कुछ दिखता नहीं है, सबसे ज्यादा बिकता है गुजरात में, मुझे ऐसा लगता है। तो यही चीज की वजह से भी एक असुरक्षा है। और बहुत ही सटीक बात है कि सगर्भा महिला है या धात्री है या फिर किशोरी है, तो उनकी अपने काम के स्थल पे जहाँ पे जाती है वहां पे भी उनकी सुरक्षा रहती है। जहाँ पे भी वो जाएगी, चाहे कंस्ट्रक्शन निर्माण क्षेत्र में है, जहाँ पे वो रह रही है वहां पे भी उनकी सुरक्षा के बहुत बड़े सवाल रहते हैं। तो ये सब चीजें तो है, और इसकी वजह से लड़कियों की कम उम्र में शादी भी की जाती है कि किशोरी किशोरावस्था में है और उनकी शादी करवा दी जाए कि भाई यहाँ इस बस्ती में, या अपनी असुरक्षा को लेके जो एक मसला जो खड़ा होता है, तो वो चीज काफी। और किशोरावस्था में शादी, इसके बाद फिर जो चैलेंजेस या जो लड़की को सहना पड़ता है वो भी काफी देखने को यहाँ मिलता है। एक कोशिश हम कर रहे हैं कि इन बच्चियों को KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अभी हम प्रवेश करवाने की कोशिश कर रहे हैं संगठन की ओर से, ताकि लड़कियां आगे तक पढ़ पाए और सुरक्षा से रह पाए।
शुक्रिया मीना जी, आपने संक्षिप्त में थोड़ा सा बात किया। आप ये चर्चा थोड़ी लंबी चलनी चाहिए, ये चर्चा में और भी साथी जुड़े और इस पर बातचीत जारी रहनी चाहिए, ये हमें सभी को लगता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर चर्चा हुए हैं। एक विभिन्न प्रकार के जितने भी मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, फार्मिंग में हो, किसी भी तरीके काम में जो जुड़े हैं, उनकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। यहाँ पर हमने आज जो पूरी अर्बन एरिया में या शहरी विस्तार में रह रहे मजदूरों की जो हमने बातचीत की कि मूलभूत सुविधाओं तक उनकी पहुंच, सुरक्षा का अभाव और खास करके प्रशासन का उनके प्रति जो पूरा रवैया है, एक डिस्क्रिमिनेटरी रवैया जो हमें देखने को मिल रहा है, और बिल्कुल भी उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन, उनके संवैधानिक अधिकारों का जो पूरा हनन यहाँ पर गहरे रूप से देखने को मिल रहा है, खासकर उस स्टेट में जिसको हम मॉडल स्टेट मानते हैं। सुधीर जी, अगर आप लास्ट में कुछ क्विकली जोड़ना चाहें तो प्लीज वेलकम। सुधीर जी। हाँ योना, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और वैसे तो बात सारी हो चुकी है, और जो बस्ती की समस्या है उसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा की। और ये एक बहुत बड़ा जो आवास का प्रश्न है, वो सभी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। केवल इस ग्रुप के लिए ही नहीं, सभी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, और अलग अलग तरीके से हमारे सामने आता है। कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा होगा आपने कि सूरत में एक ट्रक जो था वो रोड पे सोते हुए वर्कर्स के ऊपर चढ़ गया, 20 लोग उसमें मर गए। ये तो सूरत की बात, वो इसी तरह के ग्रुप के वर्कर्स थे जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, ट्राइबल माइग्रेंट्स थे। और इसके पहले दिल्ली में आपने एक न्यूज आई थी कि एक फैक्ट्री में आग लग गई, और ये पिछले साल की घटना है, 2019 की घटना है, 2 साल पहले घटना है। और उसमें बहुत सारे वर्कर्स जो कि फैक्ट्री के वहीं पर सो रहे थे, फैक्ट्री के अंदर ही सो रहे थे, वर्क प्लेस पे, वो निकल नहीं पाए और वो फंस गए और वो मर गए। तो आवास, और ये हमने लॉकडाउन में देखा कि कितना बड़ा जोड़स हुआ, और उसका बड़ा कारण ये था कि आवास का प्रश्न था कि मजदूरों के पास रहने की जगह नहीं है जहाँ वो जिससे वो अपना घर कह सके। जो मजदूर जो माइग्रेट करते हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और उसका कारण ये है कि अगर आप आवास की व्यवस्था करने जाएंगे तो मजदूर का खर्चा बढ़ेगा। आवास तो जो पूंजीपति वर्ग है उसके ऊपर सस्ता मजदूर चाहिए, और वो माइग्रेंट वर्कर्स को लाने का एक कारण ही यही होता है कि वो उसके लिए आवास का खर्चा नहीं करना है, वो कहीं भी रह लेगा, वो रोड पे रह लेगा, फैक्ट्री में पड़ा हुआ रह जाएगा, जो कि किसी भी तरीके से हम उसको एक डिसेंट जो जिसको कहते हैं मापदंड उसके उसमें नहीं आता है। और भारती बहन ने जो बात कही कि वो हमको कचरा समझते हैं, तो ये एक बहुत सही बात है कि ये बात सभी के लिए लागू होती है। जो भी लेबर क्लास है, मजदूर वर्ग है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और बहुत बड़ी संख्या है, हम सब जानते हैं कितनी बड़ी संख्या है, हमने उसमें देखा पहली बार के दौरान। और मैं कई बार कहता हूँ कि जो हमारा जो माइग्रेंट वर्कर है वो नया शूद्र है हमारी जाति व्यवस्था का। जैसे पहले शूद्रों का हमने एक पूरा डिफाइन किया था सस्ती लेबर देने के लिए, उसी तरह से हमने माइग्रेंट वर्कर्स की ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं कि वो सस्ता लेबर दें। और आप देखिए कि जब आने जाने का चक्र है उसमें व्यक्ति की ना तो उसके बच्चे पढ़ सकते हैं, ना वो स्थायी हो सकता है, तो पूरी जिंदगी वो एक तरह से अभिशप्त है उसी काम को करने के लिए। तो चैलेंज ये है कि कैसे हम इस माहौल में काम करें, कैसे हम इस माहौल में संगठन खड़ा करें। और मजदूर अधिकार मंच ने एक सफलता हासिल की है कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर एक संगठन खड़ा किया है गुजरात में, और एक मजबूत संगठन खड़ा किया है जो किसी भी जगह पर, अशोक भाई ने बताया, बहुत सारी उन्होंने बताया। और इसके अलावा भी हमने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं, हमने बड़े बड़े आंदोलन भी खड़े किए हैं जहाँ पे कि हजारों लाखों मजदूरों ने एक तरह से हड़ताल की है और मजदूरी बढ़ाई है, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ी है। तो एक लंबा संघर्ष हमारे सामने है। धन्यवाद। शुक्रिया सुधीर जी, शुक्रिया आपने अपनी बात रखने के लिए, और मजदूर अधिकार मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें वाकिफ करवाया, इतने अच्छे साथियों के साथ हमारा संपर्क करवाया, और ये बातचीत हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। जो मांगे हैं मजदूर अधिकार मंच की बस्तियों के अर्बन एरियाज में, जो हमारे शहरी एरियाज में जो
स्थलांतरित मजदूर रह रहे हैं, खास करके उनके नोटिफिकेशन, बस्तियों का नोटिफिकेशन, मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो कही, डिग्निटी की एक बात यहाँ पर बार बार उठकर आई है। तो हमें ये देखना मतलब इन सब मांगों के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसमें हम सभी आपके साथी हैं, और हम जिस भी तरीके से आपके सहभागी बन सके हमें खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी સાથીઓ का। ભારતીબેન, મગીબેન, તમે આવ્યા એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। અને તમારા પાસેથી ઘણું બધું અમને જાણવા મળ્યું। તમારા સંઘર્ષની આખી વાર્તા અમને જાણવા મળી, અને જે રીતે આજે તમે તમારા પોતાના વિસ્તારમાં તમે કામ કરી રહ્યા છો અને તમારા પોતાના વિસ્તારમાં લડી રહ્યા છો અને આગળ જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, અમે તમને પૂરો સમર્થન આપીએ છીએ। અને આજની ચર્ચામાં આવવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। તમારો ઘણો સમય લઈ લીધો, કદાચ તમને જવામાં મોડું થશે, પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और हमारे साथ अपनी बातचीत रखने के लिए। मीना जी, बहुत आपने जिस तरीके से आपकी बातचीत रखी है उससे हमें बहुत हिम्मत मिली है सभी को कि जमीनी स्तर पर जो काम हो रहा है उसे किस तरीके से आप जैसे लोग आगे लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। NAPM की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हर हफ्ते ये चर्चा होती है। और धन्यवाद। થેન્ક યુ મગીબેન, ધન્યવાદ તમારો પણ। હવે તમારી સાથે વાતચીત થતી રહેશે। આવજો। અમારા તો ભાગ્ય કહેવાય કે તમારી સાથે વાતચીત થઈ, તમારી સાથે મને મળવાનો મોકો મળ્યો। ભાગ્ય અમારા કહેવાય કે અમને તમારી વાતચીત સાંભળવાનો મોકો મળ્યો, તમને મળવાનો મોકો મળ્યો, એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। અને आप बाकी सभी साथियों को ये बोलना जरूरी है कि हर हफ्ते ये चर्चा हम रखते हैं और हर हफ्ते अलग अलग संगठनों की बातचीत रखते हैं। हर हफ्ते हम अलग अलग संगठनों के मुद्दों के ऊपर काम कर और जो फिलहाल करंट मुद्दे हैं उसको हम लेकर के चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे ईमेल्स रिसीव करना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना ईमेल हमें दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।